प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 301। क्या महागुरु जलभेदी ने कोई चाल चली है? वाकई, जैसा ईशा देशमुख ने उम्मीद की थी, दिग्विजय देशमुख की लंबी चौड़ी भूमिका अंततः उनके असली मकसद पर आकर रुकी। अमृत जल का फॉर्मूला। ईशा, अच्छा ही हुआ कि तुम्हें पहले से पता था कि वो कभी तुम्हें देशमुख परिवार का मुखिया बनाने का इरादा नहीं रखते थे। उनका ये दिखावा और वो सारी सफाई जो उन्होंने तुम्हें दी, वो सिर्फ तुम्हें यकीन दिलाने के लिए थी कि तुम देशमुख परिवार की चुनी हुई वारिस हो। लेकिन हकीकत में ये सब तुम्हें झांसे में रखकर गुरु देवांश को फंसाने की चाल थी। मानो या ना मानो, जैसे ही तुम्हें फॉर्मूला मिलेगा और महागुरु जलभेदी के हाथों देवांश मारे जाएंगे, वो तुरंत तुम्हें ये कहकर सत्ता से हटा देंगे कि तुम पवित्र नहीं हो, और फिर विवान देशमुख को गद्दी पर बैठा देंगे। ईशा अपने मन में बड़बड़ाए। अगर पहले की बात होती तो ईशा के पास अपनी किस्मत को चुपचाप स्वीकार करने और देशमुख परिवार की कठपुतली बनने के अलावा कोई चारा न होता। और शायद पुरानी ईशा इस गलतफहमी में भी रहती कि अगर उसे फॉर्मूला मिल गया तो शायद वो सचमुच देशमुख परिवार की मुखिया बन जाए। लेकिन अब वो एक दर्शक की तरह खड़ी थी, देशमुख परिवार की हर चाल को परख रही थी, इसलिए उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था और वो अच्छी तरह समझ रही थी ऐसे देशमुख परिवार के लिए उसकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं था। मैं ये नहीं करना चाहती, ईशा ने सीधे इनकार कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दिग्विजय सन रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी तैयारी के बाद, उसे अंदरूनी कक्ष में लाकर और उसके साथ इतना नाटक करने के बाद भी उसका फैसला नहीं डगमगाया। देशमुख परिवार की भावी वारिस होने के नाते इसकी समृद्धि सुनिश्चित करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। दिग्विजय ने उसे फिर से उन भारी भरकम सिद्धांतों के जरिए ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। लेकिन ईशा अब वो लड़की नहीं रही थी जो कभी देशमुख परिवार की मुखिया बनने के सपने देखती थी। अब उसका अपना मकसद था, वो गुरु देवांश के लिए जीना चाहती थी। देशमुख परिवार में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां हैं। अगर मैं नहीं गई तो दूसरी खुशी खुशी तैयार हो जाएंगी। दादाजी को किसी को मजबूर करने की जरूरत नहीं है, ईशा ने फिर से मना कर दिया। लेकिन तुम देशमुख परिवार का भविष्य हो। दादाजी हमेशा दूसरा वारिस चुन सकते हैं। ईशा ने दिग्विजय की बात को बीच में ही काट दिया। ऐसा नहीं था कि वो देवांश के करीब जाने को तैयार नहीं थी। अगर बस चले तो वो खुद को उन्हें सौंप दे, लेकिन ये उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए था, देशमुख परिवार के हुक्म पर नहीं। इसके अलावा अब वो देशमुख परिवार में सिर्फ इसलिए रुकना चाहती थी ताकि देवांश के लिए और खुफिया जानकारी जुटा सके। अगर उसे दूर भेज दिया गया तो वो देशमुख परिवार की हरकतों पर नजर कैसे रखेगी? दिग्विजय ने उम्मीद नहीं की थी कि ईशा को देशमुख परिवार के मुखिया के पद में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। क्या वो इसके लिए सबसे ज्यादा जुनूनी नहीं थी? चाहे वो कितनी भी समझदार क्यों ना हो, उन्होंने अब उसे एक उम्मीद दी थी। उसे इस लालच का विरोध नहीं करना चाहिए था। ये वारिस बहुत सोच समझ कर चुना गया है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम सिर्फ कहने भर से बदल सको। देशमुख परिवार के मुखिया के तौर पर दिग्विजय का रौब तुरंत बाहर आ गया, जिससे ईशा को बार बार पीछे हटना पड़ा। लेकिन न जाने क्यों, जैसे ही उसे लगा कि वो दबने वाली है, उसके भीतर अचानक एक गर्म ऊर्जा उठी जिसने उसे घेरे हुए उस डर की ठंडक को पूरी तरह से दूर कर दिया। अब दिग्विजय के रौब से बेखौफ होकर उसने पीछे हटना बंद कर दिया और सीधे दिग्विजय की आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या होगा अगर मैं बस न जाऊं? दिग्विजय ने उम्मीद नहीं की थी कि ईशा सिर्फ 4-5 कदम पीछे हटकर उनके रौब को इतनी जिद से झेल जाएगी। काश ऐसी गजब की प्रतिभा मेरे देशमुख परिवार की वंशज होती, दिग्विजय ने मन ही मन सोचा। लेकिन उनके चेहरे पर तुरंत सख्ती आ गई।
ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे माता पिता से अच्छी तरह बात करूंगा। मुझे यकीन है कि तब तुम खुद ब खुद चली जाओगी। दिग्विजय ने बड़े ही सामान्य लहजे में कहा, बिना किसी भाव के। लेकिन ईशा अच्छी तरह जानती थी कि वो उसे उसके माता पिता के नाम पर धमका रहे थे। दिग्विजय देशमुख, मत भूलिए मेरे पिताजी भी आपके बेटे हैं। दिग्विजय। ईशा ने दिग्विजय को उनके पूरे नाम से पुकारा। नकाब उतर चुके थे, पिछला सौहार्द अब खत्म हो चुका था। ईशा, मत भूलो तुम्हारे पिता मेरे मुन्हाबोले भाई के बेटे हैं, वो सिर्फ मेरे गोद लिए हुए पुत्र हैं। दिग्विजय ने वो सच उगल दिया जिसे देशमुख परिवार में सब जानते थे, लेकिन किसी ने कभी जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि दिग्विजय ने खुद देशमुख परिवार में सबको चेतावनी दी थी कि अगर किसी ने भी इस बात का जिक्र करने की जुर्रत की तो वो उसे तुरंत परिवार से बेदखल कर देंगे। हैरानी की बात यह थी कि यह भी एक नाटक था ईशा के परिवार के लिए, ताकि वो वफादारी से देशमुख परिवार की सेवा करते रहें। साथ ही वो इस तरीके से ईशा को एक उम्मीद भी देना चाहते थे, एक उम्मीद कि वो भी देशमुख परिवार के मुखिया के पद के लिए दावेदारी कर सकती है। लेकिन ये सब महज दिग्विजय द्वारा बिछाई गई एक बिसात थी। क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए नकली फॉर्मूला ले आऊंगी? ईशा अभी भी संघर्ष कर रही थी। वो बस देवांश के लिए जानकारी जुटाने के लिए देशमुख परिवार में रहना चाहती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, असली हो या नकली, हम उसे तुम्हारे माता पिता पर आजमा लेंगे, वो मेरे लिए फर्क बता देंगे। दिग्विजय ने उदासीनता से कहा। ईशा जानती थी कि जब तक उसके माता पिता उनके कब्जे में हैं, चाहे वो कितना भी विरोध कर ले, सब बेकार होगा। चूंकि आप मेरे माता पिता का इस्तेमाल करके मुझे धमकाने ही वाले थे, तो आपने इतना पाखंड क्यों किया और मेरे साथ इतना लंबा नाटक क्यों रचा? ईशा ने नफरत से ताना मारा। तुम नहीं समझोगी, तुम्हें अपनी मर्जी से मेरे लिए कुर्बान होते देखना वो एक अलग ही मजा है। जब तुम्हें मेरी जगह बैठने का मौका मिलेगा, तब तुम दूसरों की किस्मत से खेलने का आनंद समझोगी। दिग्विजय हंसे, उनका चेहरा काफी परोपकारी लग रहा था। उस वक्त सबसे पहली किस्मत जिससे मैं खेलूंगी वो आपकी होगी। दिग्विजय, ईशा ने कहा, फिर मुनि और काउंसिल हॉल की तरफ चल पड़ी। वो मना करना चाहती थी, लेकिन अब उसमें मना करने की ताकत नहीं थी। ये देखकर दिग्विजय ने बिना सिर उठाए कहा, तुम्हारे माता पिता की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें 1 महीने में अस्पताल जाने की जरूरत है। बेहतर होगा कि तुम तब तक वापस आ जाओ। इसका मतलब था कि वो ईशा को सिर्फ 1 महीना दे रहे थे, वरना उसके माता पिता मर जाएंगे। ये सुनते ही ईशा का शरीर कांप उठा। फिर उसने अपने कदम तेज किए और तेजी से वहां से निकल गई। उसके जाने के कुछ ही देर बाद एक साइड वाले कमरे से एक युवक निकला, जो विवान देशमुख था, जिसका जिक्र ईशा ने किया था। ये देखकर कि ईशा अब नजर नहीं आ रही थी, विवान ने आखिरकार मुंह खोला। दादाजी, क्या हमारे देशमुख परिवार के लिए उसे गुरु देवांश के पास भेजना बहुत जोखिम भरा नहीं है? तुम किस बात से घबरा रहे हो? वो हमारे देशमुख परिवार के मुख्य रहस्यों के बारे में कुछ नहीं जानती। इसके अलावा उसके माता पिता हमारे हाथ में हैं, क्या वो कोई गड़बड़ करने की हिम्मत करेगी? दिग्विजय ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। विवान ने सिर हिलाया, हामी भरी, फिर दोबारा पूछा, दादाजी, आपको क्या लगता है कि गुरु देवांश ने जो अमृत जल बनाया है वो असली है या नकली? दिग्विजय, असली हो या नकली, वो लड़की हमारे लिए जवाब ढूंढ लाएगी। अगर, और मेरा मतलब अगर, वो सचमुच अमृत जल का फॉर्मूला ले आती है तो हमें क्या करना चाहिए? विवान ने टटोलते हुए पूछा। दिग्विजय ने यह सुना, मुड़कर विवान की ओर देखा, फिर मुस्कुराए और पूछा, तुम्हें क्या लगता है? विवान की आंखें अचानक सर्द हो गईं, फिर उसने 4 शब्द चबा चबा कर बोले, जड़ से खत्म कर देना। दिग्विजय ने यह सुना और संतोष के साथ सिर हिलाया। बहुत अच्छे। देशमुख परिवार के मुखिया में यह निर्णायक फैसले लेने का तेवर होना चाहिए। विवान थोड़ा मुस्कुराया, तारीफ के लिए शुक्रिया दादाजी। दिग्विजय ने अपनी नजरें हटाईं, चुपचाप पानी को घूरते हुए, और आंखें सिकोड़कर पूछा, ओह, क्या महागुरु जलभेदी की तरफ से कोई हलचल हुई है? अध्याय 302, मिलिट्री की सिफारिश। गुरु देवांश को मिला खास न्योता। दादाजी को रिपोर्ट करते हुए, मैंने सुना है कि महागुरु जलभेदी ने हाल ही में ईश्वर स्टार स्तर को भेदने के लिए एकांतवास ले लिया है, इसलिए वो अभी बाहर नहीं आ पाएंगे। विवान ने उत्साह और बेहद सम्मान के साथ जवाब दिया। ईश्वर स्टार स्तर? दिग्विजय अचानक विवान की ओर मुड़े, उनकी बाहें अपने आप ऊपर तन गईं, और यहाँ तक कि उनकी सांसें भी थोड़ी तेज हो गईं। कुछ पल बाद उनकी भावनाएं धीरे धीरे स्थिर हुईं और उन्होंने विवान को घूरते हुए पूछा, इस दुनिया में क्या वाकई सच्चे ईश्वर स्टार जैसा कोई पौराणिक स्तर मौजूद है? विवान ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। दादाजी, मैं अभी सिर्फ आंतर शक्ति के छोटे स्तर पर हूँ। ईश्वर स्टार मुझसे बहुत दूर है। उसका मतलब था कि ऐसा कोई स्तर मौजूद है या नहीं, इसका उस पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन दिग्विजय ने उसके विचार को खारिज कर दिया। एक साधक का नजरिया विशाल और इरादे पक्के होने चाहिए। और तो और, कहा जाता है कि गुरु देवांश तुमसे भी छोटे हैं और पहले से ही सिद्ध महागुरु हैं। अगर वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं?
ये सुनकर विवान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान भी नहीं आ पाई, वो निशब्द रह गया। भारत के हजारों सालों के इतिहास में क्या 20 साल की उम्र में किसी के सिद्ध महागुरु बनने का कोई और रिकॉर्ड है, सिवाय उस फौज के बड़े अफसर के जो 20 साल पहले हुआ करता था। मैं, विवान देशमुख, अपनी हदें जानता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि मेरी तुलना गुरु देवांश जैसे बेमिसाल प्रतिभावान से करना उनकी तौहीन है? इसके अलावा आप खुद कितने सालों से पूर्ण अंतर्शक्ति स्तर पर अटके हुए हैं। आपको देशमुख परिवार में एक जीनियस माना जाता है और आप यह नहीं कर पाए, फिर भी आप मुझसे उम्मीद करते हैं। विवान ने मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन इन विचारों को जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं की, वरना उसे पक्का डांट पड़ती और शायद उसका वारिस होने का दर्जा भी छिन जाता, जो उसके लिए अंत होता। वैसे हाल ही में तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? दिग्विजय ने अपने पोते की चुप्पी देखी और विषय बदल दिया। विवान ने थोड़ी बेरुखी से कहा, मैं एक रुकावट पर अटक गया हूँ। मेरा अनुमान है कि आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो वो अंतर्शक्ति की महासिद्धि होगी, है ना? दिग्विजय की आंखों में तुरंत एक चमक आ गई। जितना ज्यादा वो अपने पोते को देखते, उनका मोह उतना ही बढ़ता जाता। इतनी कम उम्र में अंतर्शक्ति की महासिद्धि को भेद पाना उस जमाने के उनके मुकाबले कहीं ज्यादा विलक्षण लग रहा था। इससे क्या फर्क पड़ता है? गुरु देवांश के सामने तो ये जमीन आसमान का फर्क है, विवान ने कहा। अभी भी उसका जोश ठंडा था। ये देखकर दिग्विजय ने तुरंत ठंडी सांस ली और कहा, गुरु देवांश उस फौजी लीजेंड की तरह आम नियमों से नहीं आंके जा सकते। भारत के पिछले 1000 सालों में क्या तुम ऐसा कोई तीसरा अजूबा ढूंढ सकते हो? इसके अलावा चाहे गुरु देवांश कितने भी अजेय क्यों न हो, एक बार जब महागुरु जलभेदी एकांतवास से बाहर आएंगे तो उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। तब तक यह विशाल महाराष्ट्र केवल तुम्हारा मंच होगा। ये सुनकर विवान, जो अभी निराश था, तुरंत खिल उठा, खुद को फिर से काबिल महसूस करने लगा। लेकिन ज्यादा खुशफहमी में मत रहना। मैंने अभी उस लड़की ईशा को देखा, उसकी साधना 1 महीने पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। दिग्विजय ने काउंसिल हॉल की दिशा में देखा, आंखें सिकोड़ते हुए उनके चेहरे के भाव उलझे हुए थे। 1 महीने के भीतर साधना में इतनी तेजी से प्रगति करना वास्तव में किसी अजूबे से कम नहीं था। उसके स्थिर और तेज दिमाग के साथ मिलकर वो वाकई एक दुर्लभ प्रतिभा थी। विवान ने सिर हिलाया, दादाजी चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यही सबसे अच्छा है, दिग्विजय ने कहा। उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। याद रखना, अगर ईशा तुम्हारे काम आ सके तो सबसे अच्छा है, वरना जड़ से काट देना। ये सुनकर विवान की आंखों में फिर से एक चमक आ गई। उसने पहले ईशा को छूने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि चाहे जो भी हो वो अभी भी एक देशमुख थी। लेकिन अब जब दादाजी ने कह दिया था तो स्वाभाविक रूप से उसमें खुलकर काम करने की हिम्मत आ गई थी। किशोरावस्था से ही जब उसे पता चला कि ईशा उसकी सगी बहन नहीं है, उसकी रातों के ख्वाब हमेशा उस बर्फ जैसी गोरी त्वचा वाली बहन के बारे में होते थे। कॉलेज जाने के बाद उसने जितनी भी गर्लफ्रेंड बनाई, वो सब ईशा जैसी दिखने वाली चुनी गई थीं। अफसोस की बात यह थी कि चाहे वो लड़कियां कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, ईशा के मुकाबले उनमें हमेशा किसी न किसी बात की कमी रहती थी। इसलिए कॉलेज जाने के बाद भी, हालांकि उसके पास लड़कियों की कमी नहीं थी, फिर भी बीच बीच में वो अपना फोन निकालता और ईशा की फोटो या वीडियो देखकर अपनी भड़ास निकालता था। उस समय वो कल्पना करता था कि एक दिन देशमुख परिवार का मुखिया बनने के बाद उसे अपना मौका मिलेगा। इसलिए उसने अपनी साधना तकनीक का पूरी लगन से अभ्यास किया। देशमुख परिवार की तीसरी पीढ़ी में आंतरिक शक्ति की साधना करने वाला पहला व्यक्ति बना, फिर आंतर शक्ति का छोटा स्तर हासिल करने वाला पहला, और अब वो आंतर शक्ति की महासिद्धि हासिल करने वाला पहला बनने वाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशा पर हाथ डालने के लिए उसे परिवार का मुखिया बनने तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सरप्राइज कुछ ज्यादा ही अचानक मिला था। उसने अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की और अपने दादाजी के सामने झुककर कहा, दादाजी मुझे याद रहेगा। दिग्विजय ने यह सुना, विवान की ओर एक नजर डाली, फिर अपनी जेब से एक चीनी मिट्टी की शीशी निकाली और अपने पोते की ओर फेंक दी। किसी बाहरी को फायदा पहुंचाने के बजाय तुम खुद ही पहले इसका आनंद क्यों नहीं लेते? विवान को पहले समझ नहीं आया कि उसके दादाजी का क्या मतलब है, लेकिन जब उसने शीशी को घुमाया और उस पर मधुशी चूर्ण लिखा देखा तो वो तुरंत अपने दादाजी का इशारा समझ गया। दादाजी आप तो। इस पल विवान हैरान भी था और खुश भी। वह खुश था कि दादाजी वास्तव में उसके उस दिन का समर्थन कर रहे थे। वह हैरान था कि उसने इसे इतनी अच्छी तरह छिपाया था, फिर भी दादाजी ने एक नज़र में उसे भांप लिया। क्या तुम ये पूछने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारे दिल में उसके लिए भावनाएं हैं? दिग्विजय ने ठंडी सांस ली। ईशा की खूबसूरती को देखते हुए तुम भाइयों में से किसके दिल में उसके लिए भावनाएं नहीं हैं? ये सुनकर विवान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। और दिग्विजय ने अपना सिर घुमाकर विवान की ओर देखा। उनके शब्द थोड़े सर्द थे। पूरे देशमुख परिवार में ऐसा क्या है जो मुझसे छिपा रह सकता है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर विवान बुरी तरह घबरा गया। वो समझ गया कि बुढ़ा उसे चेतावनी दे रहा था। पहले मिठाई फिर डंडा, लोगों को काबू करने का ये तरीका वाकई मंझा हुआ था। ठीक है, जाओ, तुम जो भी करना चाहते हो सफाई से करना, अपने भाइयों को पता मत चलने देना। रही बात ईशा की, उसके माता पिता मेरे कब्जे में हैं, इसलिए वो ज़्यादा विरोध नहीं करेगी। दिग्विजय ने अपनी हिदायतें दी, फिर हाथ हिलाकर विवान को जाने का इशारा किया। वो खुद अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी थामे और एक बूढ़े भिक्षु की तरह ध्यान में मग्न होकर वापस मछली पकड़ने लगे। विवान अपने दादाजी द्वारा दिए गए मधुशी चूर्ण को मुट्ठी में भींचे बेहद उत्साहित दिल के साथ ईशा को ढूंढने निकल पड़ा। मुंबई, नक्षत्र विला। गुरु देवांश ने कपूर परिवार की गाड़ी को पहाड़ी पर चढ़ते हुए महसूस किया, इसलिए उन्होंने अपनी साधना तकनीक को समेटा और पास ही एक आराम कुर्सी पर लेट गए, अपने भीतर के ऊर्जा चक्र को अपने आप घूमने दिया। उन्हें अभी तक नक्षत्र विला का चमत्कार समझ नहीं आया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जैसे ही वो विशाल लोहे के गेट से कदम रखते, उनके शरीर में ऊर्जा चक्र बेकाबू होकर घूमने लगता और आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करने लगता। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने का असर स्पिरिट कैप्चरिंग एरे से काफी कम था, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर ही था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से अपने आप होती थी, इसमें उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। ये लेटकर सोने जैसा था, फिर भी साधना लगातार हो रही थी। अगर उन्होंने अभी अभी दक्षता स्तर शुरू किया होता तो इसका प्रभाव अजेय होता। हालांकि अब जब वो पहले से ही दक्षता स्तर के 7वें चरण पर थे तो इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा था। जल्द ही रिया कपूर की पनामेरा मुख्य गेट के बाहर रुकी और फिर कार से 2 लोग बाहर निकले। रिया कपूर के अलावा जगदीश कपूर भी वहां थे। सामान्य परिस्थितियों में जगदीश कपूर नक्षत्र विला में देवांश को परेशान करने नहीं आते, जिसका मतलब था कि इस बार जरूर कुछ खास बात है। वाकई थोड़ी बहुत रस्मी बातचीत के बाद जगदीश ने सीधे देवांश से कहा, गुरु देवांश, मैं इस बार महाराष्ट्र मिलिट्री जोन के नेताओं की सिफारिश लेकर आया हूँ, विशेष रूप से गुरु देवांश को एक पद संभालने का न्योता देने के लिए। अध्याय 303, गरुड़ प्रमुख। महाराष्ट्र मिलिट्री जोन पद संभालने के लिए? देवांश ने माथे पर शिकन लाते हुए पूछा। याद नहीं आ रहा था कि कब उसका संपर्क महाराष्ट्र मिलिट्री जोन से हुआ था और इस बात को लेकर और भी उलझन में था कि उसे कौन सा पद संभालने के लिए कहा जा रहा है। बगल में खड़ी रिया कपूर ने देवांश की ओर देखकर मुस्कुरा दिया, उसकी आंखों में प्रशंसा भरी थी। जगदीश कपूर ने यह सुनकर तुरंत समझाया, गुरु देवांश, बात ऐसी है, महाराष्ट्र मिलिट्री जोन के नेताओं के अनुसार वे चाहते हैं कि आप गरुड़ कमांडो फोर्स के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में काम करें, जिसे गरुड़ प्रमुख भी कहा जाता है। गरुड़ कमांडो फोर्स, ये कैसा संगठन है? देवांश चकरा गया था। अपने पिछले जीवन में उसका रुतबा बहुत कम था, उसे ऐसे गोपनीय मामलों के संपर्क में आने का कभी मौका नहीं मिला। संपर्क तो दूर, उसने इनके बारे में सुना भी नहीं था। जगदीश कपूर स्वाभाविक रूप से जानते थे कि देवांश ने गरुड़ कमांडो फोर्स के बारे में नहीं सुना होगा, इसलिए बोलने के बाद उन्होंने तुरंत देवांश को इसके बारे में समझाया। जगदीश का स्पष्टीकरण सुनने के बाद देवांश को आखिरकार समझ आया कि तथाकथित गरुड़ कमांडो फोर्स महाराष्ट्र मिलिट्री जोन की सबसे बेहतरीन स्पेशल फोर्स यूनिट थी। पूरी स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड में 800 लोग थे, जो सभी पूरे मिलिट्री जोन से चुने गए सुपर सोल्जर थे, बेहतरीन में से भी बेहतरीन। इन बेहतरीन में से भी बेहतरीन लोगों में से 15 और लोगों को चुना जाता था जो गरुड़ अल्फा स्क्वाड बनाते थे। चूंकि ये 15 लोग पूरी गरुड़ कमांडो फोर्स की चरम युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए उन्हें भी गरुड़ कहा जाता था और उनके मुख्य प्रशिक्षक को गरुड़ प्रमुख कहा जाता था। बाहर के लोग जो नहीं जानते थे, वे इन 15 लोगों के गरुड़ को ही गरुड़ कमांडो फोर्स समझने की गलती करते थे। बाहर यह भी अफवाहें थीं कि केवल 15 लोगों के एक दस्ते को गरुड़ कमांडो फोर्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस 15 सदस्यीय दस्ते की ताकत एक पूरी ब्रिगेड से मुकाबला करने के लिए काफी थी, इसलिए ये नाम पड़ा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था, क्योंकि इन 15 लोगों द्वारा बनाए गए गरुड़ की असली युद्ध क्षमता वास्तविक लड़ाई में एक अकेली ब्रिगेड के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। गरुड़ के हर सदस्य को एक ऐसे वीर योद्धा के रूप में चुना जा सकता था जो 100 पर भारी पड़ सके। एक ब्रिगेड की उनसे तुलना करना महज एक तौहीन थी। इसके अलावा गरुड़ कमांडो फोर्स के 800 सदस्य बेहतरीन में से बेहतरीन और वीर योद्धाओं के बीच भी सरताज होने के नाते सबसे खतरनाक और मुश्किल मिशनों को अंजाम देते थे। इसका नतीजा ये होता था कि गरुड़ कमांडो फोर्स के 800 लोगों के बेड़े में हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी और लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिसकी भरपाई के लिए हर साल मिलिट्री जोन के भीतर से कुलीन सैनिकों को चुना जाता था। इसलिए वार्षिक गरुड़ कमांडो फोर्स चयन एक बड़ा आयोजन बन गया था, जिसके लिए महाराष्ट्र मिलिट्री जोन के सभी सैनिक तरसते थे और शुरुआती चयन को सफलतापूर्वक पास करना और गरुड़ कमांडो फोर्स का उम्मीदवार सदस्य बनना ही उनकी यूनिट के लिए उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत करने के लिए काफी था, जिससे उनके पूर्वजों का नाम रोशन होता था। अगर वे एक कदम आगे बढ़ते और गरुड़ कमांडो फोर्स के 800 सदस्यों में से एक बन जाते
तो उन्हें अपनी यूनिट में कम से कम व्यक्तिगत रूप से दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिलता। उनकी यूनिट उनके कारनामों को अपने इतिहास में दर्ज करती, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल और पूजा करने योग्य अस्तित्व बन जाता। बेशक छुट्टियों के दौरान उनके गृहनगर के स्थानीय सशस्त्र बल विभाग और सरकार के नेता भी बड़े बड़े उपहारों के थैले लेकर व्यक्तिगत रूप से उनके माता पिता और दादा दादी से मिलने जाते, जिससे पूरा गांव उनसे ईर्ष्या करता। लेकिन अगर वे एक कदम और आगे जा सकें और गरुड़ के सच्चे सदस्य बन सकें। छोड़ो, ये सपना तो वीर योद्धाओं के लिए भी थोड़ा अवास्तविक है, आम सैनिकों की तो बात ही छोड़िए। इसलिए अब जागने का समय है। इतनी शक्तिशाली स्पेशल फोर्स यूनिट को मुझसे क्या चाहिए? मुझे तो पिस्तौल का सेफ्टी लॉक हटाना भी नहीं आता, उनका मुख्य प्रशिक्षक बनना तो दूर की बात है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, है ना? देवांश ने सिर हिलाया और हंस पड़ा। यह उसकी विनम्रता नहीं थी, अपने दोनों जन्मों में उसने कभी पिस्तौल को हाथ नहीं लगाया था। यूनिवर्सिटी की मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान उसने एक 81 टाइप ऑटोमेटिक राइफल को छुआ था, लेकिन वह एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी। और इस जीवन में उसे अब पिस्तौल जैसे छोटे हथियारों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार एक गोली कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसके विचारों की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकती थी। जगदीश ने यह सुनकर सिर हिलाया। गुरु देवांश गलत समझ रहे हैं। हथियार, जासूसी, कंप्यूटर और हवाई जहाज उड़ाने जैसे कौशलों के लिए विशेष प्रशिक्षक होते हैं। आपको केवल उनकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता में सुधार करना है। आखिरकार जब आमने सामने की लड़ाई की बात आती है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है, गुरु देवांश? यह मेरी विशेषज्ञता से मेल तो खाता है, लेकिन चूंकि वे इतने सारे विशेष प्रशिक्षक ढूंढ सकते हैं, तो क्या वे व्यक्तिगत युद्ध क्षमता सिखाने के लिए एक भी नहीं ढूंढ सकते? क्या उन्हें मेरे जैसे बाहरी व्यक्ति को सिखाने के लिए इतना कष्ट उठाने की जरूरत है? देवांश ने पलटकर पूछा। सच कहूं तो वो जाना नहीं चाहता था। हालांकि वह व्यक्तिगत लड़ाई में बहुत अच्छा था और उसका दिमाग व्यक्तिगत युद्ध क्षमता में सुधार के लिए साधना तकनीकों और गुप्त मैनुअल से भरा था, लेकिन वह एक महायोगी सम्राट था जिसने 1 लाख साल तक साधना की थी। उसके पास नौसिखियों के एक झुंड को सिखाने का समय नहीं था। इसके अलावा समय को पलटने का उसका मुख्य उद्देश्य पीहू को ठीक करना और फिर सिया के साथ खुशी से रहना था। इसलिए दूसरों को सिखाने में समय बर्बाद करने के बजाय अपने खुद के स्तर को सुधारने के लिए समय का उपयोग करना बेहतर था। यही असली धर्म था। देवांश का सवाल सुनकर जगदीश ने तुरंत जवाब दिया। पिछले मुख्य प्रशिक्षक जो उन्हें व्यक्तिगत युद्ध क्षमता सिखाते थे, उन्होंने अपनी गलती के कारण इस्तीफा दे दिया। देवांश, रिया भी काफी हैरान थी और पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। गलती के कारण इस्तीफा? उन्होंने क्या गलती की? जगदीश ने समझाया, ये वास्तव में कोई गलती नहीं है। आखिरकार हाल ही में हुई पूरी सेना की प्रतियोगिता में 12 स्पेशल फोर्स यूनिट्स में से गरुड़ नीचे से तीसरे स्थान पर आया। ये बुरा नहीं है, कम से कम यह आखिरी स्थान तो नहीं है। देवांश को लगा कि यह स्वीकार्य है। आखिरकार वे सबसे नीचे नहीं थे, इसलिए उनकी थोड़ी इज्जत तो बची थी। हालांकि जब जगदीश ने यह सुना तो उनके चेहरे पर तुरंत शर्मिंदगी के भाव आ गए। गुरु देवांश, आप नहीं जानते, लेकिन नीचे से तीसरा होना वास्तव में नीचे से पहला होना ही है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश के पास कोई शब्द नहीं थे। रिया भी पूछने से नहीं रह सकी। दादाजी, मुझे बेवकूफ मत बनाए, मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ। क्या नीचे से तीसरा और नीचे से पहला एक जैसा हो सकता है? सही बात है, अगर स्वर्ग का राजा भी आ जाए तो भी यह एक जैसा नहीं होगा। लेकिन जगदीश कड़वाहट से मुस्कुराए। अगर तुम्हें पता होता कि किन 12 स्पेशल फोर्स यूनिट्स ने हिस्सा लिया था, तो तुम्हें पता चल जाता कि नीचे से तीसरा और नीचे से पहला एक जैसा है या नहीं। कौन सी? रिया ने चुनौती देते हुए पूछा। साफ था कि रिया को केवल इतना पता था कि जगदीश देवांश को आमंत्रित करने आ रहे हैं, लेकिन उसे इसका विशेष कारण नहीं पता था। जगदीश ने कहा, 9 प्रमुख मिलिट्री जोन्स की स्पेशल फोर्स यूनिट्स के अलावा मरीन कॉर्प्स और एयरफोर्स मरीन कॉर्प्स भी हैं। और इससे पहले कि जगदीश अपनी बात पूरी कर पाते, रिया धीमी आवाज में चिल्लाई, अरे, उस हिसाब से तो ये सच में आखिरी स्थान है। देवांश को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यह आखिरी स्थान कैसे हो गया। रिया ने जल्दी से समझाया, क्योंकि नेवी और एयरफोर्स दोनों तकनीक आधारित ताकतें हैं। युद्ध में वे लगभग पूरी तरह से उन्नत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर निर्भर हैं, इसलिए व्यक्तिगत सैनिक युद्ध क्षमता की आवश्यकताएं ज्यादा नहीं हैं। रिया के स्पष्टीकरण के बाद देवांश को तुरंत समझ आ गया। वास्तव में नेवी और एयरफोर्स अपने अलग अलग परिचालन वातावरण के कारण अपने अधिकारियों और सैनिकों के लिए अलग अलग आवश्यकताएं रखते हैं। ये समझने वाली बात है कि वे आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते, जिसके पास सबसे मजबूत जमीनी युद्ध शक्ति है, एक संगीन की लड़ाई में। तो इस तरह से गणना करने पर गरुड़ वास्तव में आर्मी की स्पेशल फोर्स यूनिट्स में सबसे आखिरी था। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले मुख्य प्रशिक्षक ने गलती के कारण इस्तीफा दे दिया। ऐसे रिकॉर्ड के साथ अगर वह देवांश होता तो उसके पास भी बने रहने के लिए मुंह दिखाने लायक न होता।
लेकिन फिर भी उनके पास कई और विकल्प हैं, ऐसा नहीं है कि वे केवल मुझे ही चुन सकते हैं। देवांश का वर्तमान व्यवहार बिल्कुल वैसा था जैसे कोई खूबसूरत महिला किसी पुरुष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर रही हो। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें कोई और बेहतर मिल जाएगा, मुझ पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस जगदीश को तुम बहुत अच्छे हो का तमगा देना बाकी रह गया था। लेकिन गरुड़ पहले ही 5 मुख्य प्रशिक्षक बदल चुका है, जगदीश ने गहरी पीड़ा के साथ कहा। अध्याय 304, जिसके लिए दूसरे जान दे दे उसके लिए इसे सोचना पड़ रहा है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, न केवल रिया बल्कि देवांश भी थोड़ा हैरान रह गया। लगातार 5 सत्रों के लिए आखिरी स्थान, देवांश ने थोड़े आश्चर्य के साथ पूछा। हालांकि जगदीश इसे स्वीकार करने में बेहद हिचकिचा रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने सिर हिलाया। 3 बार आखिरी स्थान, 2 बार नीचे से तीसरा। रिया का मुंह खुला का खुला रह गया, वो आखिरी भी आया था। जगदीश ने जल्दी से समझाया, उस समय केवल 10 स्पेशल फोर्स भाग ले रही थी और नेवी और एयरफोर्स वाले नहीं आए थे। बाद में मुझे नहीं पता कि क्या, इसलिए क्योंकि आला कमान महाराष्ट्र मिलिट्री जोन की लाज बचाना चाहता था, इसलिए उन्होंने नेवी और एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स को भी शामिल कर लिया ताकि हर किसी की थोड़ी इज्जत बच सके। आखिरकार नेवी और एयरफोर्स व्यक्तिगत युद्ध शक्ति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, इसलिए अगर वे आखिरी भी आए तो कोई उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता था। बेशक अगर किसी ने बोलने की हिम्मत की तो वे निश्चित रूप से पलटवार करेंगे। तुम व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्तिशाली हो, क्या तुम मेरे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एयरक्राफ्ट करियर को चुनौती देने की हिम्मत रखते हो? उस समय क्या तुम इसे चुनौती दोगे या नहीं? अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम करते हो तो इज्जत तो छोड़ो, तुम्हारी जान के ही लाले पड़ जाएंगे। हर बार जब हम आखिरी आए तो मुख्य प्रशिक्षक ने गलती की वजह से इस्तीफा दे दिया। अब तक लगातार 5 मुख्य प्रशिक्षक बदले जा चुके हैं। लगभग सभी महागुरु जिन्हें अलग अलग संप्रदाय आमंत्रित कर सकते थे, उन्हें आमंत्रित किया जा चुका है। लेकिन जगदीश ने सिर हिलाया, आगे नहीं बोले। उनके चेहरे पर मायूसी की एक झलक दिखाई दी। अगर ऑल आर्मी ग्रैंड कॉम्पिटिशन आला कमान का अनिवार्य नियम नहीं होता तो महाराष्ट्र मिलिट्री जोन के नेता इसमें भाग लेने की योजना भी नहीं बनाते। ठीक इसलिए क्योंकि उन्हें भाग लेना था और हर बार जब उन्होंने भाग लिया वे आखिरी आए, यह उनके गले की फांस बन गया था। इसलिए गुरु देवांश के कारनामों के बारे में जानने के बाद उन्होंने 3 दिन की विशेष बैठक की और फिर सर्वसम्मति से गुरु देवांश को इस गरुड़ के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में सेवा देने के लिए असाधारण रूप से नियुक्त करने का निर्णय लिया। जगदीश के बात पूरी करने के बाद उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से देवांश की ओर देखा। जगदीश इस मामले को लेकर इतने चिंतित इसलिए थे क्योंकि उन्होंने पहले महाराष्ट्र मिलिट्री जोन में सेवा दी थी और उनका पद छोटा नहीं था। अब अपने पुराने नियोक्ता को ऑल आर्मी ग्रैंड कॉम्पिटिशन में इतना पस्त और लाचार देखकर उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसे महसूस किया और इसके बारे में चिंतित हो गए। इसलिए जब महाराष्ट्र मिलिट्री जोन के नेताओं ने उन्हें ढूंढा तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से पूरे दिल से सहमति व्यक्त की। भले ही वे रिटायर हो चुके थे, जब तक मिलिट्री जोन को उनकी जरूरत थी, जब तक देश को उनकी जरूरत थी, वे हमेशा युद्ध के मैदान में जा सकते थे और दुश्मनों को मार सकते थे। अब तो बस गुरु देवांश से मदद मांगने के लिए अपनी जुबान ही हिलानी थी, तो वे स्वाभाविक रूप से कर्तव्य से बंधे थे। असाधारण रूप से देवांश ने इस शब्द पर गौर किया, क्या मुझे काम पर रखना उनके लिए मुश्किल था? जगदीश ने जल्दी से सिर हिलाया और समझाया, यह अन्य कारणों से नहीं है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि गुरु देवांश आप बहुत छोटे हैं। ये कैसा तर्क है? ताकत सबसे महत्वपूर्ण है, इसका उम्र से क्या लेना देना है? देवांश ने बहुत हैरान होकर पूछा, क्योंकि इसमें रैंक देने का मुद्दा शामिल है। जगदीश ने कहा, ये देखते हुए कि देवांश के चेहरे पर अभी भी उलझन थी, वे समझ गए कि वह रैंक देने के बारे में ज्यादा नहीं जानता। इसलिए जगदीश ने समझाना जारी रखा, युद्ध के मैदान में स्पेशल फोर्स जिन स्थितियों का सामना करती है वे लगातार बदलती रहती हैं, चाहे वह बंदूक हो या ग्रेनेड, मिसाइल या डड्स हो सकते हैं। इसलिए स्पेशल फोर्स जिस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है वह है व्यक्तिगत युद्ध क्षमता। एक बार जब आग्नेय शस्त्र और उपकरण खराब हो जाते हैं तो हाथापाई की लड़ाई ही उनका आखिरी सहारा होती है। इसलिए उनकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता में सुधार करना उनकी जीवित रहने की दर को बढ़ाने के बराबर है, यह उनकी जान बचाना है। इसलिए मुख्य प्रशिक्षक का पद, जो गरुड़ की व्यक्तिगत युद्ध क्षमता सिखाने के लिए जिम्मेदार है, बेहद खास है और इसका रुतबा स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंचा है। इस प्रकार एक बार जब कोई यह मुख्य प्रशिक्षक बन जाता है तो उसे कम से कम मेजर जनरल की रैंक दी जाएगी। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। देवांश को एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ देखते हुए हकलाते हुए बोली, मैं मेजर जनरल, 20 साल की उम्र में मेजर जनरल। महान भारत राष्ट्र की स्थापना के बाद से ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई है ना? दूसरे शब्दों में देवांश देश की स्थापना के बाद से सबसे कम उम्र का मेजर जनरल बन जाएगा।
हे भगवान, ये कैसी अवधारणा है? एक पदवी मिलना और जनरल बनना, क्या यह एक आदमी के जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है? रिया अब कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अगर देवांश के माता पिता और सिया को इसके बारे में पता चला तो वे कितने हैरान होंगे। जगदीश ने सिर हिलाया, फिर दोबारा सिर हिलाया। बेशक शुरू से ही मेजर जनरल की रैंक देना असंभव है। आखिरकार अभी तक कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं की गई है, तो ऐसा ऊंचा पद तुरंत कैसे दिया जा सकता है? लेकिन पिछले अभ्यास के अनुसार पहले एक कर्नल का पद दिया जाएगा। एक बार ऑल आर्मी ग्रैंड कंपटीशन में अच्छी रैंकिंग हासिल करने के बाद उन्हें अगले साल सीनियर कर्नल के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। फिर अगर वे उसके बाद वाले साल में ऑल आर्मी ग्रैंड कंपटीशन में फिर से गौरव हासिल करते हैं तो मेजर जनरल की रैंक बिल्कुल पक्की है। ये सुनकर रिया बोल पड़ी, देवांश की ताकत के साथ ऑल आर्मी ग्रैंड कंपटीशन में रैंकिंग प्राप्त करना तो बाएं हाथ का खेल होगा, है ना? बोलते समय वह मेजर जनरल की वर्दी में देवांश के डैशिंग और वीर रूप के बारे में कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाए। वह निश्चित रूप से बहुत हैंडसम लगेगा। तो अब रैंक देने का एक मुद्दा है। 20 साल का कर्नल देश भर के सभी प्रमुख मिलिट्री जोन्स में एक अनोखा अस्तित्व है, इसलिए उन्होंने कहा कि यह एक असाधारण भर्ती थी। समझा? तभी देवांश को समझ आया कि इसमें इतना पेंच था। हालांकि मैं अभी भी मुंबई में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहता हूं, इसलिए देवांश विनम्रता से मना करने ही वाला था, लेकिन उसे जगदीश ने बीच में ही रोक दिया। गुरु देवांश, कृपया निश्चिंत रहें, यह मुख्य प्रशिक्षक का पद आपका ज्यादा समय नहीं लेगा। आपको केवल विशेष प्रशिक्षण योजना तैयार करनी है और एक समर्पित टीम इसे लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। तो विशेष रूप से अगर आप महीने में केवल 1 या 2 बार प्रशिक्षण बेस पर जाते हैं तो भी ठीक है। इसके अलावा उन्होंने मुझे एक लकीर खींच कर दी है। जब तक आप तैयार हैं, आप उनके साथ किसी भी शर्त पर चर्चा कर सकते हैं, चाहे वह आपके माता पिता, पत्नी और बेटी की सुरक्षा हो या वह रुतबा जो आपके पास अभी है। वे इसकी 100% गारंटी दे सकते हैं। क्या हाल ही में महाराष्ट्र का देशमुख परिवार बहुत शोर नहीं मचा रहा है? वे सीधे देशमुख परिवार का मुंह बंद करवा सकते हैं। जगदीश ने एक सांस में बहुत कुछ कह दिया, इस डर से कि देवांश मना कर देगा, क्योंकि एक बार उसने मना कर दिया तो उसका मन बदलना बेहद मुश्किल होगा। और जो उसने अभी कहा था वह वास्तव में पूरे महाराष्ट्र मिलिट्री जोन के देवांश के पीछे खड़े होने के बराबर था। सिया इतनी सुंदर है, क्या उसे कई हवस के भूखे लोगों द्वारा नहीं देखा जाता? आओ उसे छूने की कोशिश करो। शायद अगले ही पल 1 दर्जन सबमशीन गनें तुम पर तनी होंगी। साथ ही देवांश ने नॉर्थ मुंबई को एकजुट किया। क्या अभी भी कई लोग नहीं हैं जो कायल नहीं हैं? आओ फिर से कायल न होने की कोशिश करो। महाराष्ट्र मिलिट्री जोन आपका स्वागत करता है। और महाराष्ट्र का देशमुख परिवार, क्या तुम हाल ही में बहुत ज्यादा घमंड नहीं दिखा रहे हो? क्या दिग्विजय के ससुर किसी ऊंचे पद पर नहीं हैं? मेरे महाराष्ट्र मिलिट्री जोन को चुनौती देने की हिम्मत है। यहाँ तक कि आमतौर पर शांत रहने वाली रिया का भी अपने दादाजी की बातें सुनने के बाद उसका सेक्सी छोटा मुंह अब इतना चौड़ा हो गया था कि उसमें लगभग 36 डिग्री का हॉट डॉग समा जाए। जाहिर है ये ऐसी शर्तें थीं जिनका उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तो गुरु देवांश, मुझे उम्मीद है कि आप मान जाएंगे। महाराष्ट्र मिलिट्री जोन इस बार वास्तव में गंभीर है और मैं बस उनका संदेशवाहक हूँ। यदि आप सहमत नहीं होते हैं तो नेता व्यक्तिगत रूप से आपको एक एक करके आमंत्रित करने आएंगे। जहां तक शर्तों का सवाल है, मैंने जो अभी कहा वह केवल सबसे बुनियादी हैं। आपकी जो भी मांगे हैं आप उन्हें रख सकते हैं, जगदीश ने एक ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ कहा। यह सुनने के बाद देवांश ने एक पल के लिए इसे तौला, फिर कहा, ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा। ये देखकर रिया ने तुरंत अपना हाथ अपने माथे पर रखा और आह भरी। खैर, जिसे पाने के लिए दूसरे जान दे दें उसके लिए इसे सोचना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह बेमन से राजी हो रहा है। ये देखकर कि देवांश ने सीधे मना नहीं किया, जगदीश का दिल खुशी से झूम उठा। जब तक उसने सीधे मना नहीं किया तब तक उम्मीद थी। शायद मिलिट्री जोन द्वारा दी गई शर्तें काफ़ी नहीं हैं। मुझे वापस जाकर उनके साथ फिर से चर्चा करनी होगी कि गुरु देवांश को और क्या चाहिए हो सकता है। जगदीश ने अपने मन में सोचा, चूंकि ऐसी बात है तो हम गुरु देवांश को परेशान नहीं करेंगे। जगदीश यहाँ की स्थिति की रिपोर्ट मिलिट्री जोन को करने के लिए उत्सुक थे, इसलिए वे जाने के लिए खड़े हो गए। विशाल आंगन से बाहर निकलने के बाद जगदीश अभी कार में बैठे ही थे और रिया, जिसने गाड़ी स्टार्ट की, ने आह भरते हुए कहा, यह साफ है कि देवांश को इस मुख्य प्रशिक्षक के पद की कोई परवाह नहीं है। मेजर जनरल की रैंक की भी परवाह न करना, केवल देवांश में ही उस तरह का आत्मविश्वास और ताकत है ना? गुरु देवांश एक सिद्ध महागुरु हैं। ये पहचान दूसरों के लिए अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने के बारे में है, लेकिन उनके लिए ये केवल सोने पर सुहागा है। नहीं भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। जगदीश ने सिर हिलाया, अपनी बाहों को मलने के लिए ऊपर हाथ ले जाते हुए। क्या सिर दर्द है? गुरु देवांश जितने ज्यादा अजेय हैं, मुझे उतना ही कम पता चलता है कि उन्हें और किस चीज की कमी है।
ये सुनकर रिया ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी क्या आपने गौर नहीं किया? उन्होंने आपको सीधे मना नहीं किया क्योंकि आपके एक वाक्य ने उनके दिल को छू लिया। हम कौन सा वाक्य? जल्दी करो, मुझे सस्पेंस में मत रखो। लड़की, तुम मेरी जान ले लोगी? जगदीश ने उत्सुकता से पूछा। आपने कहा था कि आप उनके माता पिता, पत्नी और बेटी की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। रिया ने इशारे से कहा। जगदीश पहले तो सन्न रह गए, फिर अचानक अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। बिल्कुल सही। गुरु देवांश का अपनी पत्नी को ऐसे चाहने का स्वभाव है जैसे कि उनकी जान उसी पर टिकी हो। जब तक मिलिट्री जोन उनके माता पिता, पत्नी और बेटी की सुरक्षा की गारंटी देता है, वे क्यों नहीं मानेंगे? बोलने के बाद उन्होंने रिया से आग्रह किया, जल्दी जल्दी मुझे फोन दो। मैं अभी मिलिट्री जोन से कहूंगा कि वे गुरु देवांश के गृहनगर में लोगों को भेजें ताकि गुरु देवांश के माता पिता की सुरक्षा की जा सके। अध्याय 305। एक कप चाय भी नहीं पिलाओगी? जगदीश के अपनी कॉल खत्म करने के बाद रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इतना खुश देखकर लग रहा है क्या मिलिट्री जोन मान गया? उनके न मानने की हिम्मत कैसे हो सकती है? जगदीश ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा, मुझे गुरु देवांश को इसके लिए मनाना पड़ा, और अगर वे पैर खींचने की हिम्मत करते तो मैं वहां जाकर उनकी टांगें तोड़ देता। दादाजी, वे आखिर मिलिट्री जोन के नेता हैं, आपको अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, रिया ने मजाक में कहा। मिलिट्री जोन के नेताओं का क्या वे सब मेरे ही प्रशिक्षित सैनिक नहीं हैं? जगदीश ने गर्व से कहा, जैसे कि वे उन गौरवशाली वर्षों में लौट आए हों जब से गुरु देवांश द्वारा उनकी पुरानी बीमारी ठीक हुई थी। अब उन्हें जैसे दूसरी जवानी मिल गई थी। वे हमेशा युद्ध के मैदान में वापस जाना और दुश्मनों को मारना चाहते थे। उन्होंने बाबा कालभैरव से निजी तौर पर कई बार संपर्क भी किया, ये पूछते हुए कि क्या उन्हें सीमा पर सेना भेजने का कोई बुलावा मिला है, ये कहते हुए कि वे अग्रिम मोर्चे पर जाने और दुश्मनों को मारने के लिए उतावले हैं। लेकिन उन्हें जो जवाब मिला वह था, अभी नहीं। दादाजी, एक हीरो को पुरानी शान नहीं बघारनी चाहिए। रिया उन्हें छेड़े बिना नहीं रह सकी। फिर बोली, ओह ठीक है, अगर मिलिट्री जोन वास्तव में चाहता है कि देवांश सहमत हो तो वे ऊर्जा मणि खोजने में अधिक प्रयास कर सकते हैं। तुम सही कह रही हो, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? जगदीश ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। उनके चेहरे पर तुरंत एक अविश्वसनीय रूप से उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाई दी। मिलिट्री जोन की शक्ति के साथ कुछ पत्थर ढूंढना आसान होना चाहिए, और ये देखते हुए कि गुरु देवांश ऊर्जा मणि को कितना महत्व देते हैं, वे तब निश्चित रूप से सहमत होंगे। बोलने के बाद उन्होंने फिर से मिलिट्री जोन को कॉल करने की तैयारी की, रिया से शिकायत करते हुए, तुमने मुझे ये सब एक साथ क्यों नहीं बताया लड़की? ये देखकर रिया ने सलाह दी, मुझे अभी यह सूझा, लेकिन मेरी सलाह है कि आप अभी फ़ोन न करें। हालांकि जगदीश हैरान थे, फिर भी उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। क्यों? क्या उन्हें पता भी है कि ऊर्जा मणि कैसी दिखती है और आप उन्हें इसे खोजने के लिए कह रहे हैं? रिया ने पलटवार किया। जगदीश, रिया ने जारी रखा, मैं अभी वापस मुड़ती हूँ, ऊर्जा मणि की कुछ तस्वीरें ले आती हूँ और आप उन्हें भेज सकते हैं। इतना कहकर रिया ने सड़क पर कार घुमाए और वापस पहाड़ की ओर चल पड़ी। जब देवांश को पता चला कि वे स्पिरिट क्रिस्टल स्टोन्स की तस्वीरें लेने आए हैं तो वह समझ गया कि उनका क्या इरादा है। यदि वे उसके माता पिता और उसकी पत्नी और बेटी दोनों की रक्षा कर सकते हैं और स्पिरिट क्रिस्टल स्टोन्स भी ढूंढ सकते हैं तो उनसे सहमत होना कोई बुरी बात नहीं थी। हालांकि देवांश ने उनका पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया। नए साल के करीब आने के साथ वह केवल चुपचाप सिया की कंपनी के छुट्टी पर जाने का इंतजार करना चाहता था और फिर सिया से पूछना चाहता था कि क्या वह नए साल के लिए उसके गृहनगर वापस जाने को तैयार है। इसके अलावा वह अपने लिए और कोई मुसीबत नहीं खड़ा करना चाहता था। पहाड़ से नीचे आते समय अपने दादाजी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर रिया शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाए, आप खुश हैं, लेकिन मेरी हालत खराब है। मुझे अभी भी अमृत जल के लिए कोई उपयुक्त चेहरा नहीं मिला है। तुम इतने समय तक पुणे में थी और कुछ भी तय नहीं हुआ? जगदीश ने थोड़े आश्चर्य के साथ पूछा। रिया ने सिर हिलाया। उन्हें ये पसंद नहीं आया कि हमारे अमृत जल की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, ये कहते हुए कि उन्हें चिंता है कि इसका विज्ञापन करने से उनका अपना मूल्य कम हो जाएगा। आजकल के अभिनेता इतने नखरेबाज हैं। जगदीश ने बोलना खत्म किया, फिर सिर हिलाया और कहा, अंततः ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम नौजवानों ने उन्हें सिर पर चढ़ा रखा है। दादाजी, मैं चिंता से मरी जा रही हूँ और आप अभी भी मुझे भाषण देना चाहते हैं? रिया ने मुंह बनाया, लाड़ दिखाते हुए। अगर बाहरी लोगों को पता चले कि हमेशा अलग थलग रहने वाली रिया का ये पहलू भी है तो वे निश्चित रूप से खुशी से मर जाएंगे, है ना? जगदीश, ठीक है, मैं अब तुम्हारे बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन चूंकि पुणे में वो शख्स सहमत नहीं होगा तो कोई और ढूंढ लो। मैं मानने से इनकार करता हूं कि अमृत जल के इतने अच्छे प्रभावों के साथ कोई भी इसका विज्ञापन करने को तैयार नहीं होगा। रिया ने सिर हिलाया, मैं हर जगह लोगों से संपर्क कर रही हूं, लेकिन मुझे अभी तक कोई उपयुक्त नहीं मिला है। बोलने के बाद रिया ने गहरी आह भरी, ये बहुत निराशाजनक है।
एटीएम ठीक सामने है, लेकिन मैं उससे पैसे नहीं निकाल सकती, यह मुझे पागल कर रहा है। जल्दी का काम शैतान का, समय लो, हा हा हा। जगदीश ने एक बड़ी चिंता हल कर ली थी और उनके शब्द आसानी और खुशी से भरे थे, यहाँ तक कि वे जोर से हंस पड़े। ये देखकर रिया मदद नहीं कर सकी, लेकिन नाक से कुड़ी, फिर एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे पनामेरा हवा से बातें करने लगी। दक्षिण महाराष्ट्र, छत्रपति संभाजी नगर। यह न केवल महाराष्ट्र के दक्षिण में 8 जिलों के गठबंधन का मुख्यालय है, बल्कि देशमुख परिवार का आधार भी है। और देशमुख परिवार स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र में इस 8 जिलों के गठबंधन का नेता भी है। बेशक जबकि इसे 8 जिलों का गठबंधन कहा जाता है, वास्तव में ये सिर्फ देशमुख परिवार का वर्चस्व है। अन्य 7 जिले केवल देशमुख परिवार के जागीरदार हैं। बात बस इतनी है कि देशमुख परिवार ने लो प्रोफाइल बनाए रखने और अपनी ताकत छिपाने के लिए सार्वजनिक रूप से इसे 8 जिलों का गठबंधन घोषित किया। इस वजह से बाहरी दुनिया एक बार यह मानने लगी थी कि पूरे महाराष्ट्र में नागपुर के खन्ना परिवार का मुकाबला करने में सक्षम एकमात्र ताकत दक्षिण में 8 जिलों का गठबंधन है। लेकिन जो जानकार थे वे वास्तव में समझते थे कि अगर असली ताकत की बात आए तो यशवर्धन खन्ना अभी भी थोड़े बीस पड़ेंगे। हालांकि इसने नॉर्थ मुंबई पर यशवर्धन खन्ना के प्रभाव को प्रभावित नहीं किया, न ही इसने नॉर्थ मुंबई के लोगों के दिलों में यशवर्धन खन्ना की सम्मानित छवि को प्रभावित किया। ये छत्रपति संभाजी नगर की तरह है, हालांकि यह नागपुर की तुलना नहीं कर सकता और महाराष्ट्र प्रांत का केवल दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दक्षिण महाराष्ट्र में इसका दर्जा ऊंचा और अपूरणीय है। लगभग सभी देशमुख परिवार के सदस्यों का छत्रपति संभाजी नगर में अपना निवास स्थान है और ईशा का परिवार स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं है। देशमुख परिवार के पैतृक घर के विचार विमर्श हॉल से निकलने के बाद ईशा ने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हालांकि वह जानती थी कि उन्हें दिग्विजय के आदमियों ने नजरबंद कर दिया है। ईशा को अभी भी उम्मीद की एक किरण थी, इसलिए वह छत्रपति संभाजी नगर में अपने माता पिता के घर चली गई। घर 4th रिंग रोड में स्थित है, शहर में एक आम ऊंची रिहायशी इमारत रीजेंसी हाइट्स में। चूंकि ईशा के पिता एक गोद लिए हुए बेटे थे, इसलिए देशमुख परिवार ने उनके पिता को जो घर आवंटित किया था वह बहुत छोटा और जर्जर था। ये तब तक नहीं था जब तक कि ईशा यूनिवर्सिटी के दूसरे वर्ष में नहीं थी कि उसने देशमुख परिवार से सुनी गई कुछ व्यावसायिक जानकारी का उपयोग करके पैसे कमाए और तभी उसने ये घर खरीदा। अपने शुरुआती इरादे के अनुसार उसने बुजुर्ग दंपति के रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फ्लैट खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन बुजुर्ग दंपति ने दृढ़ता से मना कर दिया। ये भी नहीं चाहते थे कि वह उनके लिए घर खरीदे, ये कहते हुए कि उनका वर्तमान निवास बिल्कुल ठीक है। आखिरकार ईशा ने, जिसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, एक हाई राइज अपार्टमेंट खरीदा। वह एक विला खरीदना चाहती थी, लेकिन उस समय उसके द्वारा कमाए गए पैसे एक खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हालांकि अब उसके पास विला खरीदने की क्षमता है, लेकिन अब उसकी ऐसा करने की इच्छा नहीं है, या यूं कहें, अगर वह एक खरीदेगी भी तो वह निश्चित रूप से इसे छत्रपति संभाजी नगर में नहीं खरीदेगी। घर पहुंचने पर उसने दरवाजा खोलने के लिए अपने फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया और चारों ओर खोजा, लेकिन कमरा वास्तव में खाली था। बेबसी की भावना से घिरी हुई वह लिविंग रूम के सोफे पर गिर गई, विचारों में खो गई। लेकिन तभी प्रवेश द्वार से फिंगरप्रिंट से दरवाजा खुलने की आवाज आई। क्या माँ और पापा वापस आ गए हैं? ईशा खुशी से खड़ी हो गई। माँ और पापा शब्द अभी भी उसके गले में थे, जो वापस निगल लिए गए। विवान, तुम यहाँ क्यों हो? ईशा ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा। उसके चेहरे पर बहुत नाराजगी थी। मेरी छोटी बहन का वापस आना दुर्लभ है, तो ये समझना मुश्किल क्यों है कि उसका बड़ा भाई विशेष रूप से उससे मिलने आएगा। विवान ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पलटवार किया। ईशा के चेहरे पर सतर्कता थी। मेरा मतलब है, तुम मेरे दरवाजे को अपने फिंगरप्रिंट से कैसे खोल सकते हो? विवान ने कंधे उचकाए। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे डर है कि तुम्हें कमरे में खतरे का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैं प्रवेश कर सकता हूं और तुम्हें तुरंत बचा सकता हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस कारण पर विश्वास करूंगी? ईशा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका पूरा अस्तित्व अपनी स्थिति को समायोजित करने लगा। विवान के साथ शारीरिक टकराव में उलझने की तैयारी कर रहा था। एक महिला के रूप में उसकी अंतर्ज्ञान ने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि विवान की निगाहें उसकी ओर अजीबोगरीब भावों से भरी थीं। लेकिन ये सुनकर विवान ने अपने हाथ फैलाए, अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। चाहे तुम विश्वास करो या ना करो, मैं पहले से ही अंदर हूँ। इसके अलावा ये केवल तुम्हारा घर नहीं है, बल्कि छत्रपति संभाजी नगर में सभी देशमुख परिवार के सदस्यों के दरवाजे हैं जिन्हें मैं अपने फिंगरप्रिंट से खोल सकता हूँ। सभी देशमुख परिवार के सदस्य। ईशा पहले तो चौंक गई, फिर ठंडी सांस ली। शर्म की बात है कि दिग्विजय एक पूर्ण अंतर्शक्ति वाले हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने कायर होंगे। ये कायरता नहीं है, ये सावधानी है। जब तक कोई किसी भी समय देशमुख परिवार के सदस्यों के दरवाजे खोल सकता है, तब तक बंद दरवाजों के पीछे उनके विद्रोह की साजिश रचने का कोई डर नहीं है। बेशक अपने वर्तमान स्तर पर तुम निश्चित रूप से इसे नहीं समझ सकती।
जब तुम दादाजी की ऊंचाई पर पहुंचोगी तो तुम स्वाभाविक रूप से उनके कठिन प्रयासों को समझ जाओगी। विवान ने अपने दादाजी का बचाव किया। ईशा वास्तव में दिग्विजय की हरकतों से घृणा करती थी, ये सोचकर कि वे किसी भी समय दरवाजा खोल सकते हैं और प्रवेश कर सकते हैं, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इसलिए उसने जल्दी से विवान से कहा, चूंकि तुम मिलने आए थे और तुम पहले ही मिल चुके हो, तुम अब जा सकते हो। तुम अपने बड़े भाई को भेजने की इतनी जल्दी में हो, मुझे एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछोगी। विवान का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, लेकिन उसके दिल में वह सोच रहा था, मैं जो सबसे ज्यादा पीना चाहता हूँ वह तुम्हारी अभी तक न खुली नई चाय है। बेहतर होगा कि तुम जल्दी चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी घुसपैठ की रिपोर्ट कर दूंगी, और भले ही तुम विवान देशमुख हो, मुझे डर है कि तुम बहुत मुसीबत मोल ले लोगे। ईशा ने धमकी दी, उदास अभिव्यक्ति के साथ अपनी आंखें सिकुड़ते हुए। विवान ने ये सुनकर फिर से सिर हिलाया, यदि तुम अपने पिता और माँ को दोबारा नहीं देखना चाहती तो आगे बढ़ो और पुलिस को बुलाओ। आलीशान देशमुख परिवार केवल अपहरण और धमकी देने में सक्षम है। हाँ, वाकई आंखें खोलने वाला है। ईशा ने तिरस्कार से भरी बातों के साथ ठंडी सांस ली। विवान नाराज नहीं हुआ, इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पलटवार किया, बेशक नहीं, ये सब करने के अलावा आज मैं तुम्हारे साथ भी खेल खेलूंगा। अध्याय 306, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझ जैसे जानवर को कामयाब नहीं होने दूंगी। विवान, मौत आई है क्या तेरी? ईशा देशमुख पहले तो चौंक गई, फिर उसका पूरा चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया और आंखों में खौफनाक जानलेवा इरादे तैरने लगे। तभी विवान देशमुख को याद आया कि यह भला की खूबसूरत महिला अपनी बेमिसाल सुंदरता के अलावा एक आंतर शक्ति योद्धा भी है, लेकिन मुझ विवान की नजरों में इसकी कोई औकात नहीं। इसलिए विवान ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक घिनौनी और हवस भरी मुस्कान थी, और बोला, वक्त वाकई बहुत लंबा है, लेकिन मेरी उम्र नहीं। तो क्या तुम खुद इसे महसूस करना चाहती हो? तुझे मरने की जल्दी है। ईशा ने दहाड़ते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और विवान की छाती पर जोरदार वार किया। एक आंतर शक्ति योद्धा, भले ही वो सिर्फ प्रवेश स्तर पर हो, अगर उसकी हथेली का वार किसी नाजुक हिस्से पर लगे तो एक ही चाल में सामान्य इंसान की जान ले सकता है। लेकिन बदकिस्मती से विवान पहले से ही लघु सिद्धि के शिखर पर था, महासिद्धि से बस बाल बराबर की दूरी पर। ईशा के मुकाबले वो उस खिलाड़ी जैसा था जिसने गेम में चीट कोड लगा रखे हों, शुरुआत से ही अजेय। इसलिए ईशा के वार का सामना करते हुए विवान न तो पीछे हटा और न ही उसने खुद को बचाया। उसने सीधे अपनी आंतर शक्ति को घुमाया और ईशा के वार को अपनी छाती पर झेल लिया। धड़ाम, एक दबी हुई आवाज के साथ दोनों एक साथ पीछे हटे। विवान 2 कदम पीछे हटकर रुक गया, जबकि ईशा सीधे 4-5 कदम पीछे जा गिरी। रुकने के बाद विवान ने अपनी छाती की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक शैतानी भाव उभर आया, लघु सिद्धि। कोई हैरानी नहीं कि दादाजी कह रहे थे तुम्हारी तरक्की बहुत तेज है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में लघु सिद्धि की दहलीज तक पहुंच जाओगी। और दादाजी के मुताबिक इस औरत ने सिर्फ 1 महीने में ये तरक्की हासिल की है। ऐसा टैलेंट तो कुदरत के नियमों के खिलाफ है। विवान अपने मन में हैरानी से बुदबुदाया। ये सोचते ही विवान के दिल में ईर्ष्या की एक जबरदस्त लहर उठी, जिससे उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। उधर ईशा ने खुद को संभालते हुए अपनी गोरी और नाजुक हथेली को देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी, उसने अभी हाल ही में तो आंतर शक्ति के प्रवेश स्तर में कदम रखा था, वो लघु सिद्धि तक कैसे पहुंच गई? जरूर मुसीबत के समय मेरी क्षमता बढ़ गई होगी, ईशा ने तुरंत अपने मन को समझाया। लेकिन अफसोस, जब तक तुम महासिद्धि के स्तर पर नहीं हो, मैं लघु सिद्धि के नीचे अजय हूँ। तुम जो चाहो कर लो, विवान ने आत्मविश्वास से कहा, फिर 1 कदम आगे बढ़ाया। मुट्ठी भींची और ईशा की ओर पूरी ताकत से घुमाया। ये देखकर ईशा ने सीधा मुकाबला नहीं किया, इसके बजाय उसने अपनी शारीरिक चपलता का फायदा उठाया, दाईं ओर कदम बढ़ाकर विवान के मुंह से बची और फिर अपनी हथेली को ऊपर की ओर घुमाते हुए विवान के खुले हुए डिफेंस को काटते हुए सीधे उसके गले पर निशाना साधा। एक जानलेवा हमला। हालांकि विवान ने हिकारत से हंसते हुए अपनी बाईं कोहनी उठाई और ईशा के वार करने वाले हाथ पर जोर से दे मारी। उसकी रफ्तार ईशा से कहीं ज्यादा थी। उसने बाद में वार किया, लेकिन पहले पहुंच गया और ईशा के तलवार जैसे हाथ को बीच में ही रोक दिया। दर्द से कराहते हुए ईशा ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा। अभी वह दूसरा हमला करने ही वाली थी कि विवान का दाहिना पैर उसके पेट के निचले हिस्से पर पड़ा। उस भारी भरकम लात ने उसे 3-4 मीटर दूर फेंक दिया और वह सीधे लोड बेयरिंग दीवार से टकराकर धड़ाम से नीचे गिर गई। एक असहनीय मरोड़ वाला दर्द तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे वह चाहकर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। वह जमीन पर किसी झींगे की तरह से कुड़ गई। उसके चेहरे पर लाचारी और निराशा साफ दिख रही थी। वाकई लघु सिद्धि है, वरना उस एक लात से तुम अब तक यमराज के दर्शन कर चुकी होती। विवान जमीन पर उकड़ू बैठ गया और एक हाथ से ईशा के बाल पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर ऊपर उठाया ताकि वो उसकी आंखों में देख सके। इस पल ईशा का कोमल चेहरा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था।
कोई भी मर्द उसे इस हालत में देखता तो उसके मन में गंदे ख्याल आना लाजिमी था। इतने करीब से उस चेहरे को देखते हुए विवान बेहद उत्तेजित हो गया। कितने अफसोस की बात है, इतनी खूबसूरत औरत का फायदा उस कम उम्र वाले गुरु देवांश को मिलेगा। ये शब्द सुनते ही ईशा के दिल में तूफान मच गया। उसे याद आया कि देवांश ने कहा था कि उसके शरीर में जो नीलकमल अग्नि स्थापित की गई है वह जीवन शक्ति बढ़ाती है और चोटों को जल्दी ठीक करने के साथ साथ उसकी शारीरिक क्षमता भी सुधारेगी। उस समय उसने बस सुन लिया था और बात को गंभीरता से नहीं लिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि देवांश सच कह रहा था। इस नीलकमल अग्नि ने वास्तव में उसे आंतर शक्ति के प्रवेश स्तर से सीधे लघु सिद्धि तक पहुंचा दिया था। लेकिन उसका उत्साह ज्यादा देर नहीं टिक पाया, क्योंकि उसने फिर विवान की आवाज सुनी। लेकिन कोई बात नहीं, मुंबई जाने से पहले मैं तुम्हारा पूरा मजा लूंगा। क्या वो गुरु देवांश बहुत प्रभावशाली नहीं है? क्या हुआ अगर वो सिद्ध महागुरु है? आखिर में उसे मेरी पहनी हुई उतरन ही तो पहननी पड़ेगी। ये सुनकर ईशा को लगा जैसे वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गई हो। उसका दर्द, जो पहले ही असहनीय था, अब डर के कारण कांपते शरीर के साथ मिल गया था। उसने कई गहरी सांसें लीं, फिर तीव्र दर्द को सहते हुए आखिरकार बोली, मैं चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुझे नामर्द बना दूंगी। ईशा के चेहरे पर मारने का पक्का इरादा था। मुझे तुम्हारा यही जंगली और बेकाबू अंदाज पसंद है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी ही देर में तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी, विवान ने कहा और अपनी जेब से मदन चूर्ण की शीशी निकाल ली। क्या तुम इन 3 अक्षरों को पहचानती हो? जानती हो इनका क्या मतलब है? विवान ने एक गंदी मुस्कान के साथ पूछा। ईशा ने तिरछी नजर से देखा, फिर पेट के दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह अनजाने में पीछे खिसकने लगी। उसका मुंह कसकर बंद था और दांत भिंचे हुए थे, लेकिन उसके पीछे दीवार थी, वह कहाँ छुपती? तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें पता है कि यह चीज कितनी असरदार है ना? विवान ने बड़े गर्व से कहा। फिर उसने शीशी का ढक्कन खोल दिया। जब तक ईशा अपनी लड़ने की क्षमता वापस ला पाती, उसने एक हाथ से उसका जबड़ा दबाया, जबरदस्ती उसका मुंह खोला और दूसरे हाथ से दवा की शीशी उसके मुंह में उंडेल दी। इस पल ईशा तीव्र दर्द के कारण अपने शरीर में कोई ताकत नहीं लगा पा रही थी। हालांकि उसके हाथ लगातार चल रहे थे, लेकिन वह विवान को जरा भी रोक नहीं पाए। जल्द ही शीशी का पाउडर उसके अंदर चला गया। जब विवान ने अपना हाथ छोड़ा तो ईशा ने अपने गले की ओर हाथ बढ़ाया, पाउडर को बाहर थूकना चाहती थी, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि मुंह में जाते ही पाउडर पिघल गया था। उसे थूकना नामुमकिन था। हरामखोर, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। ईशा ने संघर्ष किया, खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके पेट के निचले हिस्से में ऐसा लगा जैसे किसी ने चाकू भोंक दिया हो, जिससे उसकी कमर सीधी करना नामुमकिन हो गया। ये देखकर विवान ठहाका मारकर हंसा, जैसी तुम अभी हो, जो चीजें मुझे मार सकती हैं वो सिर्फ तुम्हारी लंबी टांगें और तुम्हारी पतली कमर हैं। अगर तुम्हारे पास काफी हुनर है तो तुम मुझे थकान से मार सकती हो। हा हा हा। ये सुनकर ईशा शर्म और गुस्से से भर गई। मैं तुझ जैसे जानवर का फायदा कराने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। इतना कहकर उसने अपना सिर उठाया, पीछे की दीवार पर दे मारने के इरादे से। लेकिन तभी उसके शरीर के भीतर अचानक गर्मी की एक लहर उठी, जिससे उसकी सारी हड्डियां पिघलती हुई महसूस होने लगी। वह कोई ताकत नहीं जुटा पा रही थी। यहाँ तक कि उसका सिर, जो दीवार से टकराने ही वाला था, अंत में बस धीरे से दीवार पर टिक गया। दीवार की ठंडक उसे किसी खजाने जैसी लग रही थी और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे इस हालत में देखकर विवान समझ गया कि मदन चूर्ण ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, और वह तुरंत जोर से हंसा। ईशा, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मुझे नामर्द बना दोगी? क्या तुम्हें यकीन है कि थोड़ी देर में तुम एक कुतिया की तरह मेरे सामने गिड़गिड़ा नहीं रही होगी? इतना कहकर विवान मुड़ा और सोफे पर बैठ गया। वह इस पूरी प्रक्रिया का भरपूर आनंद ले रहा था। वह अपनी आंखों से देखना चाहता था कि कैसे ईशा एक ठंडी देवी से उसके खिलौने में बदल जाती है। उसने अपना फोन निकाला, कैमरा चालू किया और उसे सोफे के पीछे टिका दिया। वह पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड करना चाहता था ताकि बाद में जब बोर हो तो इसका मजा ले सके। ईशा ने अपना माथा दीवार से सटा दिया, ठंडक से खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। इस समय तक उसकी सांसें बहुत तेज हो चुकी थीं और वह अपने शरीर में हो रहे बदलावों को साफ महसूस कर सकती थी। गर्मी अंदर से बाहर तक उसके दिमाग को जला रही थी, जिससे उसके विचार बदलने लगे थे। उसके दिमाग में कई अवर्णनीय चित्र उभरने लगे और उन चित्रों की मुख्य पात्र वह खुद थी। वह इस तड़प से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन उसका विवेक अभी भी लड़ रहा था, उसे शांत रहने के लिए कह रहा था, वरना वह सचमुच हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। न केवल वह जिंदगी भर सिर उठाकर नहीं चल पाएगी, बल्कि वह विवान की गुलाम बन जाएगी, जिसका जब चाहे वह मनोरंजन करेगा और उसे विरोध करने का जरा सा भी हक नहीं होगा। जैसे ही उसने उस कमीने विवान द्वारा नोचे जाने के बारे में सोचा, ईशा के बचे खुचे विवेक ने फिर से जोर पकड़ा। लेकिन बस एक सेकंड के लिए उसका दिमाग उन नशीले और अश्लील
चित्रों से भर गया। इस पल उसकी आंखों में धुंध छाने लगी थी और उसका शरीर बेकाबू होकर खड़ा होने लगा। फिर धीरे धीरे सोफे पर बैठे विवान की ओर बढ़ा। एक सती सावित्री औरत, हाँ, अंत में क्या वो विवान का खिलौना नहीं बन गई? अध्याय 307। तुम्हारा पति फिर से 2 घंटे पहले ही इंतजार करने आ गया। ईशा के बला की खूबसूरत चेहरे को देखकर विवान का गला सूख गया। आज पिछली काउंसिल मीटिंग में शामिल होने के लिए ईशा ने विशेष रूप से एक फॉर्मल ड्रेस पहनी थी। उसके ऊपरी शरीर पर एक सफेद शर्ट थी जिसके ऊपर उसने पहले एक काला ब्लेजर डाल रखा था, लेकिन कमरे में लौटने के बाद उसने उसे उतार दिया था। इसलिए इस पल उसका उभरा हुआ सीना साफ दिखाई दे रहा था। सफेद शर्ट के नीचे क्या है, उसका रंग भी झलक रहा था। नीचे उसने काली स्ट्रेट पैंट पहनी थी जो उसकी बेदाग सीधी टांगों के आकार को बखूबी दर्शा रही थी। ऊपर से उसने जो हाई हील्स पहन रखी थी, चलने पर जमीन पर टक टक की एक नशीली आवाज पैदा कर रही थी। अगर वह ये नहीं देखना चाहता कि ईशा उसे कैसे रिझाती है, तो विवान शायद अब तक उस पर झपट पड़ता। ईशा, तुम बहुत अकड़ दिखाती थी ना, अब तुम्हें क्या हो गया? चिंता मत करो, एक बार मैं आज का वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, फिर तुम, ईशा देशमुख, मेरी पालतू बन जाओगी, विवान की जागीर जब मेरा मन चाहे इस्तेमाल करने के लिए। अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हारी इज्जत मिटा दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को शर्मिंदा कर दूंगा। हा हा हा। बोलते बोलते विवान का खून खौल उठा, यहाँ तक कि उसकी गर्दन की नसें भी साफ दिखाई देने लगीं। और ईशा, हालांकि वह विवान की आवाज़ सुन सकती थी, लेकिन अपना विवेक खो चुकी थी और इस पल सिर्फ अपने दिमाग में चल रही तस्वीरों को सच करना चाहती थी। जल्द ही ईशा विवान के पास पहुंच गई। अपने सामने एकदम बदली हुई ईशा को देखकर विवान को लगा जैसे वह फटने वाला है। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसने सीधे ईशा को हुक्म दिया, वहां खड़ी क्या हो, जल्दी करो। ये सुनकर ईशा किसी आज्ञाकारी की तरह विवान का हुक्म मानने के लिए नीचे झुकने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी आंखों में अचानक एक बैंगनी लौ चमकी और उसकी धुंधली आंखें तुरंत साफ हो गईं। शरीर की वो जलन गायब हो गई और उसकी जगह एक गर्माहट और सुकून ने ले ली। ये नील कमल अग्नि है। ईशा का दिल धक से रह गया और उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका होश में आना किसकी वजह से है। उस पल देवांश के लिए उसकी कृतज्ञता एक अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच गई और यह वो थी जो दिल की गहराइयों से आती है। हालांकि वह होश में आ गई थी, उसने तुरंत यह नहीं दिखाया, बल्कि उनकी ताकतों में भारी अंतर को समझते हुए उसने सरप्राइज अटैक करके भागने का फैसला किया। वह थोड़ा झुकी जैसे विवान का हुक्म मानने जा रही हो, लेकिन असल में वह उसके सही अटैक रेंज में आने का इंतजार कर रही थी। इस पल विवान पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका था, बस इंतजार कर रहा था उसके पास कोई डिफेंस कैसे बचा हो सकता था। लेकिन तभी उसे अचानक मुके की हवा की आवाज सुनाई दी और उसके शरीर ने अनजाने में आंतर शक्ति को घुमाया, साथ ही ईशा की ओर लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, यह मुके की हवा ईशा के अलावा किसी और की नहीं हो सकती थी। हालांकि जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, उसके नाजुक अंग में अचानक एक तेज दर्द उठा और फिर उसने उस दिलकश फिगर को, जिसके वह सपने देख रहा था, मुड़ते और भागते देखा, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। वह सचमुच पीछा करना चाहता था, लेकिन उसके खास हिस्से में हुए तेज दर्द ने उसे पीछा करने के काबिल नहीं छोड़ा था। वह हाथों के बल चलकर तो पीछा नहीं कर सकता था, है ना? ईशा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खानदान की जड़ पर वार करने की? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? विवान सोफे पर सिकुड़ गया, उसका चेहरा गुस्से और दर्द से बिगड़ा हुआ था। कुछ सांसें लेने के बाद विवान आखिरकार संभला, उसका सीना गुस्से से भरा हुआ था। शिकार पूरी तरह जाल में था, लेकिन उसने उसे भागते हुए देखा और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह खुद उसका पीछा भी नहीं कर सकता था। इस लाचारी से पैदा हुए दर्द और गुस्से ने उसे पागल कर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मदन चूर्ण उस पर बेअसर होगा। क्या दादाजी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया? विवान ने माथे पर बल डाला, फिर दांत पीसते हुए सिर हिलाया। इतना बुरा नहीं होना चाहिए, शायद दवा ने इतनी जल्दी असर नहीं किया होगा। वो कमीनी जानबूझकर मुझे फंसाने का नाटक कर रही थी और फिर मौका पाकर हमला कर दिया। शुक्र है मैंने काफ़ी तेज़ी से प्रतिक्रिया दी, वरना उस मुके से मैं अखंड भारत का आखिरी किन्नर बन गया होता। वो कमीनी इतनी जहरीली निकली। विवान ने अपनी मुट्ठी भींची और सामने वाली कॉफ़ी टेबल पर दे मारी, जिससे वह चकनाचूर हो गई। लेकिन इससे उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा संभलते ही वह तुरंत उठा और कमरे के फर्नीचर और उपकरणों को तोड़फोड़ कर मलबे में बदल दिया। सब कुछ तोड़ने के बाद उसका गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो गया और चूंकि उसके भाई का दर्द भी काफ़ी हद तक कम हो गया था, वह शांत हो गया। आखिरकार मैंने तुम्हें कम आंका। तुम जानती थी कि अगर मैं लापरवाह भी हो जाऊं तो भी तुम मुझे मार नहीं सकती, इसलिए तुमने जोखिम नहीं उठाया। इसके बजाय एक सफल वार के बाद तुम तुरंत मुड़ी और भाग गईं। आगे बढ़ने और पीछे हटने की ऐसी समझ, कब लेना है और कब छोड़ना है, साथ में एक शातिर दिमाग। कोई हैरानी नहीं कि दादाजी तुमसे इतना होशियार रहते हैं।
लेकिन तुम बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जब तुम मुंबई से वापस आओगी, बस इंतज़ार करो और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या खेल खेलता हूँ। विवान ने थोड़ी देर विश्लेषण किया, उस टूटे फूटे कमरे पर नज़र डाली और एक ठंडी हम्फ के साथ मुड़ा और चला गया। अपने घर से भागने के बाद ईशा ने लिफ्ट का इंतज़ार न करने का फैसला किया, बल्कि सीढ़ियों से तेज़ी से नीचे भागी। उसकी रफ्तार लिफ्ट से ज़्यादा कम नहीं थी। पार्किंग में पहुंचकर ईशा ने कार सीधे रीजेंसी हाइट से बाहर निकाली, फिर नेविगेशन चालू किया और सीधे मुंबई की ओर चल दी। हालांकि छत्रपति संभाजी नगर उसका होमटाउन था, लेकिन उसे वहां जरा सी भी अपनापन महसूस नहीं होता था। अपने माता पिता के अलावा उसने जो कुछ भी अनुभव किया उसे 4 शब्दों में समेटा जा सकता था: साजिश और कलह। दिग्विजय और विवान की आज की हरकतों ने देशमुख परिवार के लिए बची खुची उम्मीद भी पूरी तरह चकनाचूर कर दी थी। इसलिए यहाँ रहने के बजाय इस पल वह मुंबई में रहना पसंद करती। भले ही मुंबई अनजाना था, भले ही वहाँ अब भी एक ऐसा आदमी था जो उसकी जिंदगी और मौत को नियंत्रित करता था। हालांकि जैसे ही उसने उस आदमी के बारे में सोचा, ईशा के चेहरे के भाव नरम पड़ गए। अगर वो न होता तो मुझे डर है कि आज मैं बर्बाद हो गई होती, कभी न उबरने के लिए। ये सोचते ही ईशा ने अनजाने में एक्सीलरेटर पर दबाव डाला और कार की रफ्तार साफ तौर पर बढ़ गई। मुंबई, नक्षत्र विला, बूढ़े जगदीश कपूर और उनके पोते के जाने के बाद देवांश भी मालाबार हिल से नीचे कूद गया और सीधे नदी पार करके रॉयल पाम्स एस्टेट चला गया। पिछली बार किंडरगार्टन वाली घटना के बाद देवांश को लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार सिया की मंजूरी मिल गई थी, जिससे उसे हफ्ते में 2 बार पीहू को किंडरगार्टन से लेने का मौका मिल गया। और यही वजह थी कि देवांश ने जगदीश कपूर को तुरंत हाँ नहीं कहा था। उसने यह मौका पाने के लिए इतनी मेहनत की थी। वह स्कूल से अपनी बेटी को लेने का कीमती समय गंवाना नहीं चाहता था। जब देवांश किंडरगार्टन के गेट पर पहुंचा तो वहां एक भी छात्र का अभिभावक दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय गेटकीपर वामन काका के। बात भी सही थी, कड़ाके की सर्दी में कोई इतना पागल नहीं था जो 2 घंटे पहले आकर इंतजार करे। यहाँ तक कि गेट पर खड़े वामन काका भी कहे बिना न रह सके। मैं कहता हूँ छोटे ठाकुर, तुम्हारी ये तपस्या दूसरे अभिभावकों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रही है, पता है न। वे जानते थे कि देवांश की पहचान असाधारण थी। आखिरकार सिर्फ एक शब्द से उसने हेमा वागले को एक टीचर से किंडरगार्टन का डायरेक्टर बना दिया था, और इस महीने उनकी खुद की तनख्वाह भी अचानक दोगुनी हो गई थी। हालांकि उस लड़के ने उनके सामने कभी क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन वे जानते थे कि यह उसी लड़के का काम होगा। चूंकि उस लड़के ने स्पष्ट रूप से इसका जिक्र नहीं किया था, वामन काका ने भी अनजान बनने का नाटक किया, कभी इस बात को नहीं उठाया, और दोनों में एक अनकही समझ थी। अगर बात उठी तो हर कोई बस अजीब महसूस करेगा। देवांश मुस्कुराया, मैं बस लेट होने से डरता हूँ। लेकिन तुम्हें 2 घंटे पहले आने की जरूरत तो नहीं है ना? मुंबई बड़ा है, लेकिन 2 घंटे में भले ही तुम सबर्ब्स में होते, तुम पहुंच सकते थे, है ना? वामन काका ने लाचारी से पूछा। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे काम पर नहीं जाना है, तो इंतजार कहीं भी करूं, एक ही बात है। देवांश हंसा। उस निर्णायक हत्यारे का कोई नामो निशान नहीं था जो उसने विकास वर्मा के साथ व्यवहार करते समय दिखाया था। चूंकि इंतजार करना एक ही बात है, तो क्या तुम कृपया बाहर इंतजार कर सकते हो? मेरे गार्ड बूथ की क्षमता एक व्यक्ति के लिए बनी है, और हर बार जब तुम आते हो तुम इस बड़ी ई की हवा खाने के लिए अंदर घुस आते हो। क्या तुम्हें जगह की कमी महसूस नहीं होती? वामन काका का चेहरा कड़वा हो गया, वे लगभग रोने की कगार पर थे। तुम कहते हो तुम जल्दी आना चाहते हो, ठीक है, लेकिन एक बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड को आकर क्यों सताते हो? कोई बात नहीं काका, मुझे भींचकर खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेरे लिए जगह बनाने की जरूरत नहीं है। देवांश ने बेशर्मी से कहा, हंसते हुए, वैसे भी बाहर इतनी ठंड है, अगर आप बाहर जाकर जम गए तो बहुत बुरा होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वामन काका इन शब्दों से पूरी तरह सन रह गए। अरे ओ लड़के, क्या तुम्हारे हिंदी टीचर कोई टीचर थे? क्या तुम्हें रिफ्रेशर के लिए वापस किंडरगार्टन जाने की जरूरत है? मैं यहाँ की डायरेक्टर को अच्छी तरह जानता हूँ, अगर तुम मेरा नाम लोगे तो फीस में छूट मिल जाएगी। वामन काका उस लड़के पर गुस्से से लाल हो रहे थे। इतना कहने के बाद उन्होंने तुरंत फिर पूछा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूँ? मैंने पूछा कि क्या तुम बाहर इंतजार कर सकते हो? देवांश ने सीधे सिर हिलाया, नहीं, बाहर इतनी ठंड है, अगर मैं बाहर जाकर जम गया तो बहुत बुरा होगा। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वामन काका ने कांपती उंगली देवांश की ओर उठाई, उनकी नाक गुस्से से लगभग टेढ़ी हो गई। जरा खुद को सुन, क्या ये इंसान की भाषा है? अगर तुझे ठंड से डर लगता है तो इतनी जल्दी मत आया कर। मुझे ठंड से डर लगता है, लेकिन आपके पास यहाँ ऐस बड़ी ही है। देवांश ने बकवास करते हुए गार्ड बूथ में खुद को घुसा लिया। उसकी मौजूदा साधना के साथ इस ठंड की तो बात ही छोड़ो, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जाना भी उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। वैसे भी क्या मैं लेट होने से नहीं डर रहा था?
देवांश ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लेकिन तुम्हें 2 घंटे पहले आने की जरूरत तो नहीं है ना? मुंबई बड़ा है, लेकिन वामन काका को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब वे इस बिंदु पर पहुंचे, उन्हें लगा जैसे उन्होंने अभी अभी ये शब्द कहे थे। तो वे तुरंत गालियां बकने लगे। अरे ओ छोकरे, क्या तू मेरी ही बात मुझे वापस चिपका रहा है? क्या तू यहाँ मेरे साथ गोलमाल खेल रहा है? अभी के अभी बाहर निकल। तुझे भींचने से फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है। ये कहते हुए वामन काका ने देवांश को बाहर धकेल दिया। नहीं काका, क्या आप सचमुच मुझे बाहर जाकर ठिठुरने के लिए छोड़ सकते हैं? देवांश ने विरोध किया। गार्ड बूथ के दरवाजे से चिपका रहा, जाने से मना कर दिया, बिल्कुल किसी सड़क छाप मवाली की तरह। यही तेरी सजा है, वामन काका ने कहा। फिर दरवाजा जोर से बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। ये पक्का करने के बाद कि देवांश अंदर नहीं आ सकता, उन्होंने अपना फोन निकाला, सिया का नंबर ढूंढा और उसे एक मैसेज भेजा। तुम्हारा पति फिर से 2 घंटे पहले ही इंतजार कर रहा है। मैंने देखा कि उसने ज्यादा कपड़े नहीं पहने हैं, तुम्हें उसे जल्दी पिक कर लेना चाहिए। आज बाहर सचमुच बहुत ठंड है। अध्याय 308। मतलब तुम मुझे वीचैट पर ऐड करना चाहती हो? जमाने भर की धूप देख चुके एक बुजुर्ग के तौर पर वामन काका ये कैसे न भांपते कि ठाकुर खानदान के उस लड़के और उसकी पत्नी के बीच कुछ अनबन है। वरना सिया, वो बच्ची, उस लड़के देवांश के लिए हमेशा इतना रूखा चेहरा न बनाती। और तो और वे दोनों लगभग कभी साथ दिखाई नहीं देते थे। जरा सोचिए, देवांश के रुतबे और ताकत के साथ उसे अब 9 से 5 की नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। कायदे से देखा जाए तो उनके पास बच्चे को साथ स्कूल से लेने का पूरा वक्त था, फिर भी वे कभी साथ नहीं आते थे। तो वामन काका ने कई दिनों तक सोचा और आखिरकार ये तरकीब निकाली। उनके पास सिया का नंबर इसलिए था क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने सिया को किंडरगार्टन के अंदर न जाने की सलाह दी थी, तो उसने कृतज्ञ होकर उन्हें नंबर दिया था। नाम के लिए उसने उनसे पीहू पर नजर रखने को कहा था, और अगर पीहू को कोई भी दिक्कत हो तो कभी भी कॉल करने को कहा था। लेकिन अगर पीहू को सच में कोई दिक्कत होती तो हेमा, वो लड़की, उसे तुरंत खबर कर देती। क्या यह एक छोटे से गेटकीपर पर निर्भर होता? वे खेल के मैदान से एक कोना दूर थे, वे कैसे देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है? तो वामन काका अच्छी तरह जानते थे कि सिया, उस बच्ची का असली मकसद बस उन्हें एक संपर्क का जरिया देना था, ताकि जब भी उन्हें कोई परेशानी हो तो वे मदद के लिए उससे संपर्क कर सकें। ये दोनों सचमुच एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों उस तरह के लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं लेकिन किसी को भनक नहीं लगने देते। यही वजह थी कि वामन काका ने देवांश को थोड़ा धक्का देने का फैसला किया, ताकि वे दोनों जल्द से जल्द सुलह कर सकें। मैसेज भेजने के बाद वामन काका ने दादर मतुंगा का नाटक चालू किया और आराम से सुनने लगे। उन्होंने जानबूझकर अपने पैर मेज पर रख लिए और फिर देवांश को बेहद चिढ़ाने वाले अंदाज में देखा। साफ तौर पर उसे गुस्सा दिलाने का इरादा था। ये देखकर देवांश ने तुरंत घोर हिकारत वाला भाव वापस दिया। उसने जानबूझकर अपने कपड़ों के बटन भी थोड़े खोल दिए। अपनी हरकतों से उस बुढ़े को बता रहा था कि उसका भाई ठंड से नहीं डरता। देखते हैं कौन ज्यादा चिढ़ता है। जब ये बूढ़ा और जवान गार्ड बूथ के आर पार एक खामोश जंग लड़ रहे थे, सिया, जो अभी भी काम पर थी, को अपने फोन पर एक मैसेज मिला। मैसेज पढ़ने के बाद उसने अंजलि को कुछ निर्देश दिए, फिर अपना कोट उठाया और बाहर भागी। हालांकि अंजलि को जिज्ञासा थी, लेकिन उसे अभी काम करना था, इसलिए उसने आगे नहीं पूछा और अपने काम पर ध्यान देती रही। दृष्टि मीडिया रॉयल पाम्स एस्टेट से ज्यादा दूर नहीं है और स्वाभाविक रूप से चंद्रपुर रॉयल किड्स स्कूल से भी दूर नहीं। जब सिया एक फिटेड ट्रेंच कोट में किंडरगार्टन के गेट पर दिखाई दी तो उसने देखा कि देवांश ठंडी हवा में खड़ा है, किंडरगार्टन के अंदर टकटकी लगाए देख रहा है, एकदम स्थिर, ख्यालों में खोया हुआ। वह जल्दी में आई थी, लेकिन यह नज़ारा देखते ही वह जाने क्यों अचानक रुक गई, फिर एक बड़े पेड़ के पास चुपचाप खड़ी हो गई, देवांश को देखते हुए। वह भूल गई थी कि उसने आखिरी बार देवांश को इस तरह कब देखा था। जब वे कॉलेज में थे, देवांश ने उसकी बेगुनाही साबित करने में 1 महीना लगा दिया था और फिर वे दोनों धीरे धीरे करीब आ गए। उस समय वह हर दिन देवांश को देखने का इंतजार करती थी, चाहे क्लास में हो या स्कूल के बाद। जब वे वीकेंड पर शॉपिंग करने जाते थे तो चाहे सड़कों पर कितनी भी भीड़ हो, जब तक देवांश उसके साथ था वह पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती थी। उस समय उसका सबसे पसंदीदा काम देवांश के साइड प्रोफाइल को देखना और उनके खूबसूरत भविष्य के बारे में सपने बुनना था। तो कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के देवांश का प्रपोजल स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने सबसे सादे और सरल तरीके से शादी की और एक नया परिवार बनाया। उसके बाद उसकी दुनिया देवांश की मौजूदगी से भर गई। किचन में उसके लिए सूप बनाता उसका अनाड़ी सा रूप, बालकनी में उसके लिए कपड़े धोता पसीने से तरबतर उसका रूप, सब्जी मंडी में विक्रेताओं के साथ मोल भाव करता उसका रूप, टीवी के सामने फिल्में चुनता उसका रूप, और गर्भावस्था के दौरान उसकी बारीकी से देखभाल।
लेकिन जल्द ही ये रूप पूरी तरह गायब हो गए। उनकी जगह ले ली उसके शराब और जुए में डूबे रूप ने, लगातार गालियां देते उसके रूप ने, कीचड़ के ढेर जैसे उसके रूप ने उसे और उनकी बेटी को मारते पीटते। फिर ये रूप दोबारा बदले अपनी बेटी के प्रति बेहद लाड प्यार करने वाले रूप में, थोड़े ही समय में सारे भारी भरकम कर्ज चुकाकर उसके लिए एक बड़ा फ्लैट खरीदने वाले रूप में, पीहू के पैर ठीक करने वाले और सिर्फ उसे और पीहू को सपोर्ट करने के लिए सैकड़ों लोगों को बुलाने वाले रूप में। इतने सारे, बहुत सारे रूप धीरे धीरे मिले और एक दूसरे पर चढ़ गए और आखिरकार उसके सामने खड़े आदमी की पीठ बन गए। ठंडी हवा में देवांश की पीठ को देखते हुए सिया कुछ पल के लिए ख्यालों में खो गई। अगर पिछले 2-3 सालों की वो चीजें न हुई होती तो मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत होती, है ना? हाल के महीनों में देवांश के बदलावों के बारे में सोचते हुए क्या सिया का दिल पिघला था? बेशक पिघला था, लेकिन वह पिघलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे चिंता थी कि अगर उसने जरा सा भी झुकाव दिखाया तो देवांश अपने पुराने रूप में लौट जाएगा, वही शराबी और जुआरी जो वह हुआ करता था। इस प्रकार सिया वहां खड़ी रही। 10 मिनट से ज्यादा समय तक देवांश को शून्य में ताकती रही और 10 मिनट से ज्यादा समय तक ये सोचती रही कि वहां जाए या नहीं। लेकिन अंत में उसने अपनी हाई हील्स पर कदम बढ़ाए। उसकी टक 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 कदमों की आवाज गूंजी जैसे ही वह देवांश की ओर चली। गार्ड बूथ के अंदर वामन काका ने यह नज़ारा देखकर चैन की एक बड़ी सांस ली, फिर अपने फोन पर चल रहे नाटक को 10 मिनट से ज्यादा पीछे कर दिया। वे उस जोड़े को देखने में बहुत मगन हो गए थे। जब देवांश ने सिया को देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ। तुम यहाँ क्यों? हालांकि उसने अपनी दिव्य दृष्टि फैला रखी थी, लेकिन उसने इसे सिर्फ किंडरगार्टन पर केंद्रित किया था, पीहू की हर हरकत को देखते हुए जैसे वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। इसलिए देवांश ने दूसरी जगहों की निगरानी के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग नहीं किया। आखिरकार इस दुनिया में अपनी बेटी को खेलते हुए देखने से बढ़कर कोई खुशी नहीं थी। मुझे समय तो गलत याद नहीं है ना? आज पीहू को लेने की बारी मेरी होनी चाहिए, देवांश ने अनिश्चितता से कहा। यहाँ तक कि तारीख चेक करने के लिए अपना फोन भी निकाल लिया। साथ ही उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा फैलाई, सिया को उसमें लपेट लिया ताकि उसे ठंड न लगे। सिया ने देवांश को जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, क्या तुम हमेशा इतनी जल्दी आते हो? देवांश सवाल से चौंक गया, जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो। उसने फिर सिर घुमाकर गार्ड बूथ की ओर देखा, सिर्फ ये देखने के लिए कि वामन काका पूरी तरह से बेफिक्र दिख रहे थे, उनकी ओर देख भी नहीं रहे थे। वामन काका जितना ज्यादा ऐसा नाटक कर रहे थे, देवांश को उतना ही यकीन हो गया कि यह वामन काका ही थे जिन्होंने सिया को खबर दी थी। कोई हैरानी नहीं कि उन्होंने मुझे बाहर भेजने की जिद की। तो ये बात है। देवांश ने वामन काका को एक कृतज्ञता भरी नजर से देखा, फिर सिया को जवाब दिया, असल में मैं लेट होने से डरता हूँ। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली, समझ नहीं पा रही थी कि उसे डांटे या भावुक हो जाए। अंत में उसने बस 2 शब्द निचोड़े, चलो चलें। इतना कहकर वह मुड़ी और पहले चल दी। देवांश ने जल्दी से पीछा किया, लेकिन फिर भी पूछा हैरान होकर, हम कहाँ जा रहे हैं? पीहू करीब 2 घंटे तक बाहर नहीं आएगी। क्या तुम्हारा इरादा यहीं जम जाने का है? सिया ने बेसब्री जवाब दिया। उसके टक 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 कदम तेज हो गए। ये साफ था कि वह ठंड के प्रति बहुत संवेदनशील थी। देवांश वास्तव में कहना चाहता था कि उसे ठंड नहीं लग रही, लेकिन माहौल बन चुका था तो भले ही उसे ठंड न हो, उसे कहना पड़ा कि उसे है। देवांश को जिस बात ने हैरान किया वह ये थी कि उसने शुरू में सोचा था कि सिया उसे इंतजार करने के लिए अपनी जगह ले जाएगी, लेकिन इसके बजाय वह उसे उसकी कंपनी के नीचे वाली कॉफी शॉप में ले गई। हलचल भरी कॉफी शॉप को देखकर देवांश को थोड़ी निराशा हुई। ये बताता था कि सिया अभी भी उसे परिवार नहीं मानती थी, इसीलिए वह उसे इस सार्वजनिक जगह पर लाए। इसके अलावा ऐसी सार्वजनिक सेटिंग में कोई रोमांटिक माहौल बिल्कुल नहीं था। वह सिया के साथ अपने रिश्ते में गर्माहट कैसे लाए? हालांकि सिया का देवांश को यहाँ लाने की इच्छा वास्तव में ये संकेत देती थी कि उसकी पिछली एक चिंता पूरी तरह से दूर हो गई थी। वह पहले डरती थी कि अगर दूसरों ने उसे अभी भी देवांश के संपर्क में देखा तो ये देवांश के लेनदारों को उसे और उसकी बेटी को परेशान करने के लिए आकर्षित करेगा। तो इससे पहले उसने मूल रूप से देवांश से दूरी बनाए रखी थी। ऐसी सार्वजनिक जगहों पर उसके साथ दिखने की तो बात ही छोड़िए। कुछ दिन पहले किंडरगार्टन वाली घटना के बाद से सिया को एहसास हो गया था कि देवांश की मौजूदा स्थिति और पद के साथ यह मूल रूप से असंभव था कि कोई भी परेशानी खड़ी करने आए, सिवाय पुलिस के। और पुलिस उसे और उसकी बेटी को उन छोटे मोटे गुंडों की तरह धमकाएगी या डराएगी नहीं, इसलिए अब उसे देवांश के साथ सार्वजनिक रूप से दिखने की चिंता नहीं थी। बैठने के बाद सिया ने देवांश के लिए एक फुल शुगर कॉफी ऑर्डर की और वेटर को उसके लिए भारत के 2 और पैकेट लाने का भी निर्देश दिया। देवांश, जो उसके सामने बैठा था, ने अपने दिल में एक कंपन महसूस किया और बहुत भावुक होकर पूछा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें अभी भी मेरी पसंद याद है। वेटर के सामने सिया देवांश को जवाब देने में बहुत शर्मिंदा थी। उसने बस उस पर अपनी आंखें घुमाईं और फिर उदासीनता से कहा, ज्यादा मत सोचो, ये बस एक आदत है जो पहले बन गई थी।
देवांश उसकी बातों पर मुस्कुराया। ज़्यादा नहीं सोच रहा, ज़्यादा नहीं सोच रहा। मुझे पता है ये तुम्हारी आदत है। मेरी पसंद तुम्हारी आदतें बन गई हैं, मैं और क्या मांग सकता हूँ। इस पल देवांश खुशी से लगभग झूम रहा था। ये देखकर कि वह कितना खुश था। सिया जानती थी कि उसकी बातें उसके पक्ष में चली गई थीं, इसलिए वह गुस्से में थी। वेटर द्वारा प्रस्तुत बिल का सामना करते हुए उसने सीधे देवांश की ओर इशारा किया और कहा, इसे पैसे देने दो। उसने मूल रूप से इस अवसर का लाभ उठाकर एक राउंड जीतने का इरादा किया था, लेकिन फिर उसने देखा कि देवांश पहले से भी ज्यादा खुश होकर मुस्कुरा रहा है। उसने ये भी कहा जैसे डर हो कि वह अपना मन बदल लेगी। मेरी खुशकिस्मती। ये सुनकर सिया को पता चला कि वह फिर से कम पड़ गई है। वह उसे तलाक दे चुकी थी, फिर भी अब वह उसके पैसे खर्च कर रही थी। ये घर से अलग था। घर सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि पीहू को रहने का बेहतर माहौल देने के लिए था। लेकिन इस कॉफी का पैसा अलग था। ये पूरी तरह से उस पर खर्च किया गया था। थोड़ी घबराई हुई सिया ने तुरंत अपना फोन निकाला और अनजाने में पूछा, अब तुम्हारा वीचैट क्या है? मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। इतना कहने के बाद सिया जम गई और उसके सामने बैठा देवांश भी जम गया। 10 सेकंड से ज्यादा समय के बाद देवांश जैसे किसी सपने से जागते हुए आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ पूछा, क्या तुम मुझे वीचैट पर ऐड करने की कोशिश कर रही हो? अध्याय 309। भविष्य अभी लंबा है और तुम और पीहू आखिरकार अंधेरे के बाद उजाला देखोगी। इतने करीब से देवांश का चेहरा देखकर और उसका हैरान करने वाला सवाल सुनकर सिया का दिल जोरों से धड़कने लगा और चेहरा लाल हो गया। वह एक माँ बन चुकी थी और वो और यह आदमी व्यवहारिक रूप से एक पुराने जोड़े थे, फिर भी उसे यह अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। इसलिए अपनी घबराहट छिपाने के लिए सिया ने गुस्से में कहा, अगर तुम मुझे ऐड नहीं करना चाहते तो ठीक है, अपना QR कोड खोलो और मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। ऐड कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐड कैसे नहीं करूँगा? देवांश ने हड़बड़ी में कहा, यहाँ तक कि एक भद्दा बहाना भी बना दिया, इस डर से कि सिया अपना मन बदल लेगी। और मेरा QR कोड खराब है, मैं पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया सन रह गई, फिर सिर हिलाया और बोली, अगर तुम धन का बहाना नहीं बना सकते तो मत बनाओ। क्या तुम्हें खुद इस भद्दे बहाने पर यकीन है? तुम्हारा QR कोड खराब है। तुम ये क्यों नहीं कह देते कि तुम पुराने जमाने का फोन इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें QR कोड ही नहीं है? सिया, जो घबरा गई थी, देवांश का भद्दा बहाना सुनकर तुरंत शांत हो गई। देवांश ने कोई सफाई नहीं दी, बस मुस्कुराया, फिर अपना वीचैट QR कोड खोला और सिया को थमा दिया। ये वही पुराना अकाउंट है। एक बीप के साथ सिया ने उसे स्कैन किया और पाया कि उसके पास यह अकाउंट पहले से ही फ्रेंड लिस्ट में था, लेकिन उसने उसे ब्लैकलिस्ट कर रखा था। कुछ दिन पहले उसने सिर्फ देवांश का फोन नंबर अनब्लॉक किया था, वीचैट के बारे में सोचा नहीं था और मान लिया था कि उसके पास देवांश का वीचैट फ्रेंड नहीं है। तो उसने देवांश के वीचैट को अनब्लॉक किया और उसे कॉफी के लिए 37 रुपये ट्रांसफर किए। देवांश को नोटिफिकेशन मिला, उसने जल्दी से उस पर क्लिक किया और खुशी खुशी पैसे कलेक्ट किए। देवांश के लिए क्या ये सिर्फ 37 रुपये कलेक्ट करने की बात थी? यह एक परिवार पाने की बात थी। हालांकि यह सिर्फ शुरुआत थी और आगे का रास्ता अभी लंबा था। कम से कम पहला कदम तो उठा लिया गया था। इस पहले कदम के साथ दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, अनगिनत कदम। हिम्मत रख देवांश, मुश्किलों से मत डर। जहां तक सिया की बात थी, देवांश को पैसे कलेक्ट करते देख उसके चेहरे के भाव एक पल के लिए सुन्न पड़ गए, क्योंकि उसने बहुत साफ देखा कि देवांश ने हमेशा उसे अपना वीचैट फ्रेंड बनाए रखा था और उसे सबसे ऊपर पिन भी कर रखा था। इतना ही नहीं, जब उसने उनका चैट बॉक्स खोला तो उसने रिजेक्टेड मैसेजेस का एक पूरा पन्ना देखा और समय के हिसाब से वे सब पिछले कुछ दिनों के थे। दूसरे शब्दों में, उसके जाने बिना देवांश हाल ही में लगभग हर दिन उसे मैसेज भेज रहा था। बस उसने उसे ब्लैकलिस्ट कर रखा था, इसलिए उसे कोई मैसेज नहीं मिला और उसे पता नहीं चला कि उसने मैसेज भेजे थे। देवांश को देखते हुए, जो उसके सामने चेहरे पर मुस्कान लिए बैठा था, सिया बहुत उलझन में थी। उसने उसे ब्लैकलिस्ट किया था, फिर भी वह बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लग रहा था। इसके बजाय वह पागलों की तरह मन ही मन खुश हो रहा था। इस पल वेटर कॉफी ले आया और दोनों ने बातें करते हुए कॉफी पी। यह एहसास बहुत अजीब था, जिससे सिया को लगा जैसे वे अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में लौट आए हैं, जहां पेड़ के नीचे बैठकर कुछ न करते हुए और कुछ न कहते हुए भी वे चुपचाप एक खूबसूरत दोपहर बिता सकते थे। लेकिन फिर सिया बोली, पिछली बार जब मैं रिया कपूर से मिली थी, उसने कहा था कि तुमने उनकी कई ऐसी मुसीबतें सुलझाई जो वे नहीं सुलझा सकते थे। तो क्या तुम अब कपूर ग्रुप में काम कर रहे हो? देवांश ने सिर हिलाया। क्या मैंने पहले मॉल में नहीं कहा था कि मैं अपनी कंपनी खोल रहा हूँ? जहाँ तक कपूर परिवार के मामलों की बात है, मैंने बस यूं ही मदद कर दी थी। ये वाकई बस यूं ही था। आखिरकार उसने मुख्य रूप से विक्रम सिंघानिया को बर्बाद किया था ताकि वह उसका और उसकी बेटी का बदला ले सके। सिया ने माथे पर बल दिया।
तो क्या तुम अब कोई सिक्योरिटी कंपनी चला रहे हो? पिछली बार हेमा वागले ने कहा था कि देवांश की कोई और खास पहचान हो सकती है। उस समय सिया ने ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद उसे लगा कि एक सिक्योरिटी कंपनी का बॉस फिट बैठ सकता है। आखिरकार बब्बन भाई उस बार जिन लोगों को लाए थे वे सब एक जैसी वर्दी में थे और उनकी व्यक्तिगत मिलिट्री स्किल बेहतरीन थी, बिल्कुल सेना में प्रशिक्षित जवानों जैसी। इससे सिया को यह अनुमान लगाना पड़ा कि देवांश ने कुछ रिटायर्ड सैनिकों को भर्ती किया है और एक सिक्योरिटी कंपनी खोली है। और जब देवांश ने यह सुना तो वह जान गया कि अगर सिया पूछती रही तो उसे पता चल सकता है कि वह गुरु देवांश है। तो उसने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, तुम ऐसा कह सकती हो, या तुम इसे ऐसे समझ सकती हो, पूरा कपूर परिवार मेरी सुरक्षा में है। देवांश झूठ नहीं बोल रहा था। आखिरकार वह अकेला ही एक सिक्योरिटी कंपनी के बराबर था, और वो भी दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा क्षमताओं वाली। लेकिन उसे उसके सच पर यकीन नहीं हुआ। तुम्हें डींगे हाँकने की आदत कब से पड़ गई? कपूर परिवार के पास कैसी ताकत है? वे मुंबई में सबसे बेहतरीन हैं। क्या अब उन्हें बचाने की तुम्हारी बारी है? देवांश हंसा और अपनी नाक रगड़ी, कोई सफाई नहीं दी। आगे कोई भी सफाई देना सिया को ये बताने के बराबर होता, तुम्हारा पूर्व पति ही गुरु देवांश है। ये देखकर कि देवांश लापरवाह लग रहा था, सिया ने उसे चेतावनी दी, यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुमने कपूर परिवार के लिए कुछ काम किए हैं तुम उन्हें नजरअंदाज कर सकते हो। कपूर परिवार की असली ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। खैर, आगे से बाहर कुछ भी बोलते समय सावधान रहना। अगर कपूर परिवार के लोगों ने सुन लिया तो तुम्हारी सिक्योरिटी कंपनी चल भी नहीं पाएगी। याद रहेगा। देवांश जानता था कि सिया को उसकी चिंता है, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया, यह जताते हुए कि उसने नोट कर लिया है। लेकिन साथ ही देवांश मन ही मन सोचने से नहीं रह सका, अगर तुम्हें पता चले कि मैंने जो कुछ कहा वह सच था तो तुम्हारा चेहरा कैसा होगा? ये देखकर कि देवांश अभी भी सलाह मानने को तैयार है, सिया को थोड़ी राहत मिली। फिर उसने कॉफी की एक चुस्की ली और देवांश को थोड़े गंभीर भाव से देखा। रिया कपूर के साथ तुम्हारे संबंध कैसे हैं? देवांश सवाल पर अकड़ गया। अपनी पत्नी द्वारा पूछताछ का दबाव महसूस कर रहा था, लेकिन उसने फिर भी सच्चाई से जवाब दिया, सामान्य है, बस एक काम। बॉस और कर्मचारी का रिश्ता। ध्यान दें, यह एक बॉस और कर्मचारी का रिश्ता है, ऊपर और नीचे का रिश्ता नहीं। इसके अलावा देवांश ने सामान्य शब्द पर बहुत ज्यादा जोर दिया, इस डर से कि सिया गलत न समझ ले। जहां तक बात है कि बॉस कौन था और कर्मचारी कौन, यह एक नज़र में साफ था। रिया कपूर ने जाहिर तौर पर ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन पूछना जारी रखा, क्या तुम्हारा आमतौर पर उससे बहुत संपर्क रहता है? देवांश सन रह गया। क्या इस औरत की नाक कुत्ते जैसी है? वह ऐसे खतरनाक सवाल क्यों पूछ रही है? जब से उसने समय को पलटा और इस दुनिया में लौटा, रिया कपूर के साथ उसका संपर्क वास्तव में लगातार रहा था, लेकिन सिया को कैसे पता चला? ठीक है, लेकिन सब काम से संबंधित है। देवांश ने वाक्य के पिछले हिस्से पर जोर दिया, और जब सिया ने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह थोड़ा आगे झुकने से खुद को रोक नहीं पाए। चूंकि तुम्हारे उसके साथ अच्छे संबंध हैं और बातचीत भी काफी है, क्या तुम मेरे लिए उससे गुरु देवांश का कांटेक्ट मांग सकते हो? कहा जाता है कि गुरु देवांश पीहू की बीमारी ठीक कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... बस इतना ही देवांश के मुंह से अनजाने में निकल गया और उसने राहत की एक बड़ी सांस ली। सिया, अगली बार जब तुम कोई सवाल पूछो तो क्या तुम अपनी बात सीधे कह सकती हो? तुम्हारा ऐसे घुमा फिरा कर पूछना लोगों को आसानी से डरा सकता है, तुम्हें पता है। क्या यह आसान है? सिया ने उम्मीद के साथ पूछा। देवांश के पास शब्द नहीं थे। ये बहुत आसान नहीं है, ये तो हद से ज्यादा आसान है। गुरु देवांश का कांटेक्ट, क्या तुमने अभी उन्हें अपनी ब्लैकलिस्ट से अनब्लॉक नहीं किया? लेकिन देवांश ये कहने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिरकार वह दक्ष स्तर के 8वें लेवल को तोड़ने से अभी भी एक महत्वपूर्ण कदम दूर था, और वह ड्रोन स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर था जहां वह कायाकल्प कर सकता था। अगर सिया को पता चला कि गुरु देवांश अभी पीहू को ठीक नहीं कर सकते, तो वह, जो अपने आध्यात्मिक सहारे के रूप में गुरु देवांश पर निर्भर थी, निश्चित रूप से वहीं टूट जाएगी। चाहे वह बाद में उसे कितना भी समझाए कि गुरु देवांश निश्चित रूप से कुछ समय बाद पीहू को ठीक कर देंगे, ये निश्चित रूप से बेकार होगा। सिया सिर्फ यही सोचेगी कि यह गुरु देवांश की उसे तसल्ली देने की टालने वाली चाल है, इसलिए वह निश्चित रूप से टूटती रहेगी। यही वजह थी कि देवांश ये खुलासा करने की हिम्मत नहीं कर सका कि वह गुरु देवांश है। तो देवांश ने सिर हिलाया, गुरु देवांश कैसी हस्ती हैं? मैं बस उनका कांटेक्ट कैसे मांग सकता हूं और पा सकता हूं? बिल्कुल, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। सिया ने खुद पर तंज कसा, उसका चेहरा निराशा से भरा था। उसने देवांश का मजाक नहीं उड़ाया, यह नहीं कहा, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि कपूर परिवार तुम्हारी सुरक्षा में है? अब ऐसा कैसे हुआ कि जब मैंने कांटेक्ट मांगा तो तुम वो भी नहीं ला सके? उसने बस शांति से खुद पर तंज कसा, सारी वजहें खुद पर डाल दी।
सिया के निराश चेहरे को देखकर देवांश को दिल में एक टीस महसूस हुई। वह सचमुच सिया को बताना चाहता था कि वह गुरु देवांश है, जिसे वह इतनी शिद्दत से ढूंढ रही थी, और कि वह उनकी बेटी को जरूर ठीक करेगा। लेकिन अंत में उसने चुप रहने का फैसला किया। इस प्रकार दोनों ने चुपचाप अपनी कॉफी पी। उस दौरान कोई अतिरिक्त शब्द नहीं बोले गए। जब तक कॉफी के कप का तल नहीं दिख गया तब तक देवांश नहीं बोला, इतनी निराश मत हो, मैं तुम्हारे लिए रिया कपूर से पूछ लूंगा। शायद उससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, सिया ने सिर हिलाया। तुम्हें मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है। असल में मैंने बहुत पहले ही समझ लिया था। गुरु देवांश जैसा ऊंचा और महान व्यक्ति दुनियादारी की चिंताओं से बहुत ऊपर उठ चुका है, तो वह हम जैसे आम लोगों के लिए नीचे क्यों आएगा। शायद गुरु देवांश की भी अपनी मजबूरियां हों। देवांश को समझ नहीं आया कि कैसे समझाए, इसलिए वह सिर्फ सच ही बोल सका। लेकिन जब ये शब्द सिया के कानों तक पहुंचे तो उसने सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराई। तुम्हारा कारण तुम्हारे उस QR कोड खराब है वाले बहाने से भी ज्यादा भद्दा है। देवांश ये देखकर सिया कड़वाहट से मुस्कुराई, अपना सिर खिड़की से बाहर देखने के लिए घुमाया और फीकी आवाज में बोली, मेरी अभी की बातों का मतलब गुरु देवांश के प्रति दुश्मनी या नफरत पालना नहीं था। आखिरकार उनका दुनियादारी से ऊपर उठने की क्षमता उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। मैं उनसे ईर्ष्या नहीं कर सकती या उन्हें नैतिक रूप से बाध्य नहीं कर सकती सिर्फ इसलिए कि वे ऊंचे और महान हैं। इसके अलावा अगर वे पीहू को बचाने के लिए तैयार हैं तो यह दयालुता है, अगर वे तैयार नहीं हैं तो यह उनका अधिकार है। वे मेरे कर्जदार नहीं हैं तो उन्हें मेरी विनती क्यों माननी चाहिए कोई ऐसा काम करने के लिए जिसमें कोई फायदा न हो। सिया की बातें सुनने के बाद देवांश को गहरा झटका लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला, जो उससे भी छोटी थी, दुनियावी इंसानी रिश्तों को इतनी स्पष्टता से देखती है। इतना ही नहीं, वह उन सभी कठिनाइयों को भी शांति से स्वीकार कर सकती थी जिनका वह सामना कर रही थी। तभी देवांश को आखिरकार समझ आया कि क्यों पिछले 2-3 सालों में जब वह इतना बड़ा कमीना था तब भी वह पीहू के साथ अकेले जीने की जिद कर सकी। उसकी विशाल सोच और आशावाद कुछ ऐसा था जिसे देवांश, जिसने 1 लाख साल साधना की थी, महसूस करता था कि वह हासिल नहीं कर सकता। आज मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों के दर्जे में कितना फर्क है। तुम आसमान पर हो और मैं अभी भी जमीन पर खड़ा हूँ, देवांश ने दिल की गहराइयों से कहा। सिया मुस्कुराए और सिर हिलाया। हाँ, कैसा दर्जा। ये बहुत लंबे समय तक कड़वाहट सहने और आदत से मजबूरी में खुशी ढूंढने के अलावा और कुछ नहीं है। उसने अपना सिर नहीं घुमाया, अभी भी खिड़की से बाहर देख रही थी। सिया की निराश मगर जिद्दी प्रोफाइल को देखकर देवांश ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प भर गया। चिंता मत करो, मैं गुरु देवांश से पीहू की बीमारी जरूर ठीक करवाऊंगा। भविष्य अभी लंबा है और तुम और पीहू दोनों कड़वाहट के बाद मिठास का अनुभव करोगी। अध्याय 310 तुम्हारे पापा बुद्धू हैं। देवांश के शब्द सुनकर सिया थोड़ी हैरान हुई, तो उसने अपना सिर घुमाया, देवांश की ओर देखा और फिर उसका चेहरा दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से भरा हुआ पाया। देवांश को इस तरह देखकर सिया एक पल के लिए ख्यालों में खोई सी लग रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह देवांश को फिर से देख रही हो, कॉलेज के दिनों वाले उसके बेहतरीन रूप में। यह उसका दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास ही था जिसने उस समय उसे गहराई से आकर्षित किया था। हालांकि हाल के वर्षों में उसने देवांश में ये परछाइयां देखना बहुत पहले बंद कर दिया था, सिवाय एक अंतहीन पतन के। क्या ये हो सकता है कि वह सचमुच लौट आया है? सिया खुद को सोचने से नहीं रोक पाए। जैसे ही यह विचार आया, सिया ने जल्दी से इसे झटक दिया, फिर आधा मजाक करते हुए कहा, तुम्हें बस अपना ख्याल रखने की जरूरत है और मेरे और पीहू के लिए और कोई मुसीबत खड़ी न करो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश ने यह सुना, उसका चेहरा शर्मिंदगी से भर गया, लेकिन उसने कोई खंडन नहीं किया और इसे शांति से स्वीकार कर लिया। ये देखकर सिया फीका सा मुस्कुराए, ठीक है, लगभग समय हो गया है, चलो पीहू को लेने चलते हैं। इतना कहकर सिया पहले खड़ी हो गई, अपना हैंडबैग लेकर, और कॉफी शॉप से बाहर निकल गई। देवांश ने ये देखा, वह भी उठा और उसके पीछे चल दिया। 10 मिनट बाद दोनों एक साथ किंडरगार्टन के गेट पर दिखाई दिए। इस समय स्कूल का गेट पहले से ही उन अभिभावकों से भरा हुआ था जो स्कूल के बाद अपने बच्चों को लेने आए थे, जिनमें पिता, माता, दादा, दादी और नाना नानी शामिल थे। लेकिन चाहे कोई भी हो, जब उन्होंने सिया और देवांश को एक साथ चलते देखा तो वे अपने सिर घुमाए बिना नहीं रह सके और फिर उनकी नजरें उनसे नहीं हटी। ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें पहले अलग अलग नहीं देखा, लेकिन जब वे एक साथ चलते हैं तो अकेले दिखने की तुलना में वे बिल्कुल अलग क्यों दिखते हैं? मुझे लगा सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें भी ऐसा लगेगा। यह जरूर वो परफेक्ट मैच है, एक होनहार मर्द और एक खूबसूरत औरत। वे वाकई रब की बनाई जोड़ी हैं। क्या तुमने उनकी बेटी देखी है? वो इतनी गुलाबी और कोमल है जैसे कोई चीनी मिट्टी की गुड़िया। बेशक मैंने उसे देखा है, वो छोटी बच्ची जिसे कुछ दिन पहले ऑल किंडरगार्टन अवार्ड मिला था, क्या वो उनकी बेटी नहीं है?
वो बचपन में इतनी सुंदर है, बड़ी होकर कैसी होगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भीड़ के बीच तरह तरह की चर्चाएं तेजी से उठी, सभी उनकी तारीफ कर रहे थे। उनमें से कोई भी बहरा नहीं था। इन तारीफों को सुनकर देवांश अपनी मोटी चमड़ी के साथ न केवल उन्हें शांति से स्वीकार करता रहा बल्कि उन अभिभावकों को देखकर मुस्कुराया और अभिवादन भी किया। सिया बहुत ज्यादा शर्मिली थी, उसने बस अपना सिर नीचे रखा, देवांश के पीछे चलते हुए जैसे कोई डरी हुई छोटी चिड़िया। दोनों ने काफी देर तक ढूंढा, तब जाकर उन्हें गेट पर सिक्योरिटी बूथ के बगल में एक जगह मिली। वामन काका, जो नाटक देखने का मजा ले रहे थे, अचानक महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने अचानक ऊपर देखा और गेट पर देवांश को देखा, जो पंजों के बल खड़ा होकर उनका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। वामन काका, देवांश दोनों सिक्योरिटी बूथ के दरवाजे की खिड़की से एक दूसरे को घूर रहे थे। क्या कर रहे हो ओ जवान? वामन काका ने अपना फोन नीचे रखा और दरवाजे के हैंडल को मजबूती से पकड़ लिया, देवांश को दरवाजा खोलने से रोकते हुए। वे लापरवाह हो गए थे। वे अभी एक चक्कर लगाने बाहर गए थे और वापस आने पर लॉक करना भूल गए। अब दरवाजे का हैंडल मुड़कर खुल चुका है, इसे दोबारा लॉक करना मुश्किल है। सिक्योरिटी बूथ के दरवाजे का लॉक अभी भी पुराने जमाने का था, जो हैंडल के बीच में दबाकर लॉक होता था। लेकिन जब तक हैंडल बाहर से मुड़ा हुआ है, इसे अंदर से लॉक नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो, देवांश ने कहा, अपनी ताकत बढ़ाते हुए और जोर से बाहर की तरफ खींचते हुए। बकवास बंद कर, यहाँ सिर्फ एक आदमी की जगह है, फालतू बात मत करो। वक्त स्पंज में पानी जैसा होता है, तुम हमेशा थोड़ा निचोड़ सकते हो, जगह भी वैसी ही होनी चाहिए। अगर तुम खींचने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें अपनी सीमाएं कैसे पता चलेंगी? देवांश ने कहा, उसकी ताकत कुछ और पॉइंट बढ़ गई। सिया बेटा, तुम्हारा पति मेरे जैसे बूढ़े आदमी को सता रहा है, क्या तुम कुछ नहीं करोगी? वामन काका साफ तौर पर शारीरिक रूप से थक चुके थे और सिया से मदद मांगने लगे। ये सुनकर सिया ने अपना सिर तिरछा किया और एक पल सोचा, फिर उसने वामन काका की ओर अपनी छोटी सी मुट्ठी भींची और कहा, वामन काका, लगे रहो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वामन काका गुस्से से लगभग खून थूकने वाले थे। क्या लगे रहो? क्या ये कोई ऐसी चीज है जो लगे रहने से हल हो जाएगी? तो मैं कुछ नहीं कर सकती, यह मेरी नहीं सुनता तो मैं सिर्फ आपका हौसला बढ़ा सकती हूँ। सिया ने हाथ फैलाए, यह जताते हुए कि वह भी लाचार है। तुम दोनों, मैं, ये बूढ़ा आदमी आज तुमसे लड़ेगा, वामन काका ने कहा, सीधे अपना पैर सिक्योरिटी बूथ की दीवार पर टिका दिया, उसे लीवर की तरह इस्तेमाल करते हुए ताकि दरवाजा खुलने से रोका जा सके। सिक्योरिटी बूथ से आ रहे शोर ने जल्दी ही अभिभावकों की भीड़ को आकर्षित कर लिया। वे सब जानते थे कि देवांश का गेटकीपर वामन काका के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और यहाँ तक कि सुना था कि देवांश अपनी जेब से वामन काका को हर महीने 2 गुनी तनख्वाह देता है। तो जब उन्होंने ये नज़ारा देखा, वे समझ गए कि वे बस मजाक कर रहे हैं और एक एक करके वे मुस्कुराए, जैसे वे उन्हें बच्चों की तरह सिक्योरिटी बूथ के लिए लड़ते हुए देख रहे हों, लेकिन किसी का ऊपर जाकर मदद करने का इरादा नहीं था। गनीमत रही कि इस समय स्कूल के अंदर से बच्चों को लाइन में लगाने वाली टीचर्स की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिसका मतलब था कि स्कूल की छुट्टी होने वाली है। वामन काका को जीत की रोशनी दिखाई दी और उनकी आंखें शरारती हो गईं। जवान, स्कूल की छुट्टी होने वाली है, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। यह बाजी आखिरकार मैं ही जीतूंगा, हा हा हा। ज्यादा खुश मत हो, जब मेरी बेटी स्कूल से निकलेगी हमारे पास 3 लोग होंगे और तब अकेले तुमसे निपटना बहुत आसान होगा। देवांश ने पलटवार किया, कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था। तुम, वामन काका नाराज थे, हमारी लड़ाई में तुम बाहरी मदद कैसे बुला सकते हो? मैंने बाहरी मदद नहीं बुलाई, ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे सिर्फ एक शब्द से तुम्हें चुपचाप दरवाजा खोलना पड़ेगा? बकवास, आज अगर ऊपर वाला भी आ जाए तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा, वामन काका ने पक्के इरादे से कहा। तुमने कहा है, देवांश ने बोलना खत्म किया और अपना हाथ छोड़ दिया। वामन काका ने यह देखा और तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया। इस समय छात्र पहले ही एक लंबी लाइन में बाहर निकल आए थे। जैसे ही बच्चे कोने के पास दिखाई दिए, उन्होंने गेट पर अपने पापा, मम्मी, दादा, दादी और नाना नानी को ढूंढना शुरू कर दिया। फिर उत्साह से टीचर्स को इशारा करते हुए कहने लगे, मैंने अपने फलां को देखा। स्कूल गेट पर 2 टीचर्स लोहे के गेट के दोनों ओर खड़ी थीं, ये सुनिश्चित करते हुए कि बच्चों को एक एक करके बाहर जाने देने से पहले बच्चों को लेने आने वाले लोगों की पहचान हो जाए। वे बड़ी मेहनत और जिम्मेदारी दिखा रही थीं। हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी धीमी थी और कुछ अभिभावकों का समय लेती थी, लेकिन वहां मौजूद किसी ने शिकायत नहीं की। सब गेट पर धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। जब उनके बच्चे की बारी आती तो वे उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ते। पापा, मम्मी, आज आप दोनों क्यों आए? पीहू लोहे के गेट के अंदर खड़ी थी, उसकी आंखें मुस्कुराने से एक लकीर में बदल गई थीं।
दोनों टीचर्स देवांश और सिया को जानती थीं, क्योंकि उनके नाम पूरे चंद्रपुर रॉयल किड्स स्कूल में गूंज चुके थे। तो वे दोनों मुस्कुराईं और दोनों का अभिवादन किया, फिर पीहू को बाहर जाने दिया। मम्मी ने आज पापा को कॉफी पिलाई, इसलिए हम तुम्हें एक साथ लेने आए, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर पीहू को सिक्योरिटी बूथ की ओर ले गया। रास्ते में देवांश ने पीहू के कान में कुछ फुसफुसाया और उसके सिर हिलाने के बाद उसे तुरंत याद हो गया। सिक्योरिटी बूथ पर पहुंचकर वामन काका ने देवांश को चुनौती भरे अंदाज में देखा। दरवाजा लॉक है, मुझे यकीन नहीं कि तुम पाशविक ताकत से इसे जबरदस्ती खोल सकते हो। पीहू, देवांश ने वामन काका को नजरअंदाज किया और सीधे पीहू को आवाज दी। ये सुनकर पीहू ने तुरंत वामन काका से कहा, दादू मुझे बहुत ठंड लग रही है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उन साधारण 5 शब्दों के साथ वामन काका अपनी जगह पर जम गए। कुछ सेकंड बाद वे आखिरकार होश में आए। उन्होंने देवांश को घूर कर देखा, दांत पीसते हुए बोले, जवान तुम धर्मभ्रष्ट हो, तुम बेरहम हो। बोलने के बाद वामन काका ने दरवाजा खोला, फिर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पीहू को अंदर ले लिया। जब उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो पाया कि देवांश पहले से ही उस संकरे सिक्योरिटी बूथ में मौजूद था। यह बाजी आखिरकार में ही जीता। देवांश जोर से हंसा, फिर पीहू को वामन काका की गोद से लिया और वामन काका की नाराज नजरों के नीचे शान से बाहर निकल गया। वह सचमुच इस बड़ी ई का मजा लेने के लिए अंदर नहीं रहना चाहता था, वह बस अंदर जाकर वामन काका को सताना चाहता था। इसके अलावा वामन काका साल दर साल गेट की रखवाली करते थे और आमतौर पर कोई उनसे बात नहीं करता था। देवांश की चंचल हरकतें वास्तव में उनकी जिंदगी को और दिलचस्प बना देती थीं। देवांश के पीहू के साथ चले जाने के बाद वामन काका की मूल रूप से धुंधली आंखें अचानक चमक से भर गईं। नेका दिल जवान, इतनी साधना होने के बाद भी एक पवित्र दिल बनाए रखने में सक्षम, न कमजोर को सताना, न शक्ल देखकर परखना। तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से मेरी उपलब्धियों से आगे निकल जाएंगी। बोलने के बाद उनकी आंखें अपनी धुंधली अवस्था में लौट आईं और वे सिक्योरिटी बूथ में झुक गए, बूढ़े और कमजोर दिखते हुए। मौत की कगार पर, जीवन ऊर्जा का कोई नामोनिशान नहीं। दूसरी तरफ पीहू देवांश की गोद से फिसली, फिर एक हाथ से अपने पिता का हाथ पकड़ा और दूसरे से अपनी मां का, एक चहकती हुई छोटी चिड़िया की तरह खुश। तीनों का परिवार ज्यादा दूर नहीं चला था कि उन्होंने रॉयल पाम्स एस्टेट के गेट पर कई बच्चों को फुलझड़ियों के साथ खेलते देखा। वह चमकदार रोशनी सूरज के नीचे भी फीकी नहीं लग रही थी। ये देखकर पीहू को बहुत जलन हुई, फिर भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, इस डर से कि देवांश सोचेगा कि वह पैसे बर्बाद कर रही है और उसे फिर मारेगा। हालांकि देवांश ने खुद आगे बढ़कर सामने वाली पटाखों की दुकान से पीहू के लिए फुलझड़ियों का एक बड़ा डिब्बा खरीदा। फुलझड़ियां हाथ में लिए पीहू अपने माता पिता से पूछने और उनकी इजाजत मिलने के बाद उन बच्चों के साथ खेलने के लिए कूदती हुई चली गई। नया साल जल्द ही आने वाला है। सिया ने पीहू की खुशमिजाज आकृति को देखा, उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी और वह खुद से बड़बड़ाए। देवांश मूल रूप से सिया से इस बारे में पूछना चाहता था और अब ये देखकर कि समय सही है, उसने उसकी बात को आगे बढ़ाया और पूछा, हालांकि मुझे पता है कि यह थोड़ा वास्तविक है, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस न्यू ईयर पर तुम और पीहू मेरे साथ मेरे होम टाउन चल सकती हो? ये सुनकर सिया का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। वह जानती थी कि देवांश का इससे क्या मतलब है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह देवांश को तलाक दे चुकी है और न्यू ईयर के लिए उसके होम टाउन वापस जाना साफ तौर पर अनुचित था। हालांकि उसने देवांश के सभी बदलावों को देखा था और उसके लिए उसकी भावनाओं को जानती थी। उसे मना करने में, उसे बोलने में मुश्किल हो रही थी। दुविधा में फंसी उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, हमारे होम टाउन की परंपरा के मुताबिक नए घर में जाने के पहले साल में हमें नए घर में ही न्यू ईयर मनाना चाहिए। तो सिया ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन देवांश ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। देवांश बेवकूफ नहीं था, वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसका क्या मतलब है। जहां तक परंपरा की बात है या नहीं, ये बस मना करने का एक कारण था। देवांश इसमें गहराई से जाने का इरादा नहीं रखता था और न ही वह चाहता था कि सिया इसे साफ साफ कहे, ताकि सिया पर कोई मानसिक बोझ न पड़े। देवांश, मैं, सिया हिचकिचाई, बोलना चाहती थी लेकिन रुक गई। देवांश ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, कोई बात नहीं, यह इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तक काफी अच्छा नहीं किया है, मैं कोशिश करता रहूंगा। बोलने के बाद देवांश ने दूर पीहू को देखा और जारी रखा, कुछ दिनों में पीहू की विंटर ब्रेक होने वाली है न? उसकी विंटर ब्रेक के बाद मैं शायद पहले अपने होम टाउन जाऊंगा। मैं कई सालों से वापस नहीं गया और मैंने पहले इतनी बेवकूफ़ाना हरकतें की थीं, मुझे वापस जाकर अपने माता पिता और बहन को समझाना होगा। देवांश की बातें सुनकर सिया जानती थी कि देवांश सचमुच बदल रहा है। वह सचमुच देवांश के साथ उसका सामना करना चाहती थी, लेकिन वह खुद को ये कहने के लिए तैयार नहीं कर सकी। तो अंत में 1000 शब्द एक में मिल गए, ठीक है। इसके बाद दोनों लंबी खामोशी में गिर गए।
जब तक पीहू ने अपनी सारी फुलझड़ियां खत्म नहीं कर लीं और वापस नहीं भागी, तब तक वे दोबारा नहीं बोले। देवांश पीहू को रॉयल पाम्स एस्टेट के गेट तक छोड़ने गया, फिर मुड़ने और जाने से पहले पीहू को अलविदा कहा। सिया ने पीहू को गले लगाया, लेकिन इस बार पहले की तरह नहीं, वह पीछे मुड़कर देखे बिना एस्टेट में नहीं गई। इसके बजाय वह गेट के पीछे खड़ी रही, देवांश की पीछे हत्ती पीठ को काफी देर तक देखती रही। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसकी नज़रों में देवांश की पीठ साफ तौर पर पहले जैसी ही थी, फिर भी उसे यह अकेलेपन और वीराने से भरी दिखाई दी। मम्मी, आप क्या देख रही हैं? मैं एक बुद्धू को देख रही हूँ। एक बुद्धू? बुद्धू कहाँ है? तुम्हारे पापा एक बुद्धू हैं। पापा बुद्धू नहीं हैं। अगर तुम्हारे पापा बुद्धू नहीं हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक बार इनवाइट किया और फिर पूछना क्यों बंद कर दिया? इस एपिसोड में हमें इंसानी अंधेरे और इंसानी उम्मीद दोनों का सबसे गहरा रूप दिखाया जाता है। एक तरफ ताकत और हवस का डरावना चेहरा, तो दूसरी ओर हिम्मत, सब्र और रिश्ते की वो डोर जो टूटकर भी कभी पूरी तरह छूटती नहीं। ईशा की लड़ाई हमें सिखाती है कि हार मानना सबसे आसान रास्ता होता है, लेकिन सही नहीं। और देवांश और सिया की कहानी हमें बताती है रिश्ते खत्म नहीं होते, बस वक्त मांगते हैं। सवाल ये है, क्या अतीत सुधर सकता है या उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।